विनाशकारी जादूगर सी 501 अध्याय 501 501 अध्याय 501 पैतृक वंश कोई खास बात नहीं है। एक जोरदार धमाके के साथ लिन मुयू की कुल्हाड़ी तातार की विशाल तलवार से टकरा गई। हवा में तेज कंपन हुआ और अंतरिक्ष थोड़ा विकृत हो गया। लिन मुयू पूरी तरह से शक्ति के मामले में पराजित होकर पीछे की ओर उड़ गई। लिन मुयू को आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि उसने शक्ति संचय कौशल का उपयोग किया था, लेकिन उसके स्तर 53 के कारण उसकी शक्ति 1 मिलियन तक ही सीमित थी। प्रतिद्वंद्वी एक 88वें स्तर का ड्रैगन कबीले का योद्धा था, जिसकी वंश परंपरा उससे मिलती जुलती थी और उसके कुल गुण उससे थोड़े अधिक थे। प्रतिद्वंद्वी के पेशे का मतलब था कि उनके गुणों का समान रूप से वितरण नहीं हो सकता था, और उनकी ताकत और शारीरिक क्षमता संभवतः 10 लाख से अधिक थी। उनकी संख्या 12 लाख या यहां तक कि 13 लाख तक भी पहुंच सकती थी। इसके अलावा पैतृक रक्त रेखा के सक्रिय होने और आयरन स्केल ड्रैगन के साथ तालमेल के कारण लिन मोयू का हवा में उड़ जाना स्वाभाविक था। अगर बरसेर्क स्ट्राइक स्किल अभी भी सक्रिय होती, तो निश्चित रूप से विरोधी ही हवा में उड़कर दूर जा गिरता। लेकिन फिलहाल लिन मोयू को प्रतिद्वंदी की ताकत का मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। प्रतिद्वंदी की ताकत ड्रैगन किंग के लगभग बराबर थी, बस थोड़ा करीब, लेकिन पूरी तरह नहीं। उन्होंने अभी तक ड्रैगन किंग के कुछ गुणों को हासिल नहीं किया था। ऐसे प्रतिद्वंद्वी से निपटना मुश्किल नहीं था। तुम मर गए, तातार ने उत्तेजित होकर चिल्लाते हुए तुरंत हवा में उड़ रहे लिन मोयू को पकड़ लिया। दोनों के बीच फिर से झड़प हुई। हालांकि लिन मोयू की ताकत कम थी, लेकिन उसके युद्ध कौशल में कोई कमी नहीं थी। प्रत्यक्ष टकराव के बिना भी लिन मोयू में तातार के साथ उलझने की पर्याप्त क्षमता थी। एक योग्य प्रतिद्वंद्वी पाकर लिन मोयू ने उत्साह के साथ लड़ाई लड़ी। कुछ सेकंड बाद शक्ति संचय कौशल का प्रभाव समाप्त हो गया और लिन मोयू ने तेजी से पीछे हटते हुए अपने ऊपर कंकाल कवच की एक परत चढ़ा ली। तातार ने हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, उस पर अचानक बमबारी शुरू हो गई। उसी समय उस पर अनगिनत तीरों की बौछार होने लगी, जिससे एक भारी झंझनाहट की आवाज उत्पन्न हुई। अमर सैनिकों की सेना ने हस्तक्षेप किया और तातार के हमले को रोक दिया। तातार ने देखा कि लिन मोयू के चेहरे पर घबराहट का कोई भाव नहीं था, बल्कि मुस्कान थी। वह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। तातार को अपमानित महसूस हुआ, उसका स्वाभिमान आहत हुआ। भला उसे कभी नीचा कब दिखाया गया था? मुझे कम आंकने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन मोयू हमेशा से जानती थी कि ड्रैगन वंश बहुत बुद्धिमान नहीं था, और ऐसा लगता था कि वंशानुगत रूप से इस वंश से जुड़े लोग भी अपवाद नहीं थे। तातार की आक्रमण शक्ति संरचना की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। वह छद्म देवता के स्तर पर भी नहीं था, और उसे लगा कि वह लिन मोयू को मार सकता है। वह लिन मोयू को चोट तक नहीं पहुंचा सका, उसे मारना तो दूर की बात है। क्षति का स्थानांतरण और लिच जनरल का उपचार मात्र दिखावा नहीं था। क्या इस आदमी को समझ नहीं आ रहा? लिन मोयू को यह अजीब लगा और उसने लापरवाही से अपनी उंगली से इशारा किया। तारांकन कौशल, बुढ़ापे का अभिशाप। तारांकन 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 कौशल, विषैले तारे का विस्फोट। तारांकन तारांकन दोनों कौशल एक साथ विस्फोटित हुए, जिससे तातार क्षण भर के लिए जम गया और अभिशाप के कारण उसकी गति धीमी हो गई। लय में बदलाव से वह बहुत असहज हो गया। उसके भीतर से अत्यधिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिससे अभिशाप दूर हो गया। ड्रैगन कबीले में शापों के प्रति स्वाभाविक प्रतिरोध क्षमता थी, और लिन मोयू की तुलना में उसका स्तर कहीं अधिक होने के कारण शाप कुछ ही सेकंड में दूर हो जाएगा। लेकिन लिन मोयू के लिए उसे मारने के लिए कुछ ही सेकंड काफी थे। तातार को इस बात का एहसास नहीं था कि लिन मोयू के साथ उसकी लड़ाई के दौरान मरे हुए लोगों की सेना ने उसे पहले ही घेर लिया था। जब लिन मोयू ने अपना दांव चला, तो वह निर्णायक प्रहार था। 6 रंगों की रोशनी चमकी और अचानक तातार आग की लपटों में घिर गया। ऊपर से बिजली गरजने लगी, मानो कोई तूफान आ गया हो। यह क्या है? तातार स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमले कहां से हो रहे हैं, वह आग की चपेट में क्यों है, या बिजली क्या है। हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन लगातार जलने और बिजली के झटके से हुए लकवे ने उसे बहुत असहज कर दिया था। मरे हुए सैनिकों की सेना के पैर अलग अलग आभाओं से चमक रहे थे, जिससे एक रंगीन और सुंदर दृश्य बन रहा था। पहले से ही तेज गति वाले स्केलेटन बरसेरकाज ऑरा के प्रभाव से और भी तेज हो गए और उन्होंने जल्दी से टॉटर को घेर लिया।
लिन मोयू की बेहतरीन तैयारियों की बदौलत सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। हत्याएं शुरू हो गईं। लिन मोयू ने तातार को विश्व स्तरीय बॉस की तरह माना, जो एक बहुत उच्च मानक था। आखिरकार तातार की जीवन शक्ति एक विश्व स्तरीय बॉस की तुलना में कहीं कम थी। लिन मोयू के बाएं हाथ की पीठ पर स्थित तारांकन तारांकन सैनिक तारांकन तारांकन चिन्ह सक्रिय हो गया। तारांकन कौशल, सशक्त सैनिक। तारांकन तारांकन। पीछे खड़े होकर ताशिर चिल्लाया, सावधान रहो, वह आदिम प्रतीक का उपयोग कर रहा है। तातार जोर से हंसा, आदिम रून। मेरे पास भी एक है। तातार के हाथ के पिछले हिस्से पर प्रकाश पड़ा। लिन मोयू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी के पास भी एक आदिम प्रतीक होगा। यह तर्कसंगत था, क्योंकि प्रत्येक शताब्दी में 9 आदिम रून प्रकट होते हैं। न केवल मनुष्य बल्कि राक्षस और ड्रैगन वंश भी इन्हें प्राप्त कर सकते थे। इसलिए तातार के पास आदिम प्रतीक चिन्ह होना सामान्य बात थी। लिन मोयू को तातार के आदिम प्रतीक के प्रभाव के बारे में पता नहीं था, क्योंकि यह एक रहस्य था जिसे बाहरी लोगों के साथ साझा नहीं किया जाता था। शायद ताशिर को भी इस बारे में पता नहीं था। तातार ने आदिम प्रतीक को सक्रिय किया, उसका पूरा शरीर तेजी से चमकने लगा और उसका आकार बढ़ गया। मूल रूप से लगभग 3 मीटर लंबा, जो पहले से ही मनुष्यों से काफी लंबा था, टॉटर अब बढ़कर 30 मीटर का हो गया। न केवल उसका आकार बढ़ा, बल्कि उसके नीचे मौजूद आयरन स्केल ड्रैगन का आकार भी बढ़ गया। आयरन स्केल ड्रैगन, जो अब 200 मीटर से अधिक लंबा हो चुका था, 10 गुना बड़ा हो गया था। तातार जोर से हंसा, मेरा शरीर 10 गुना बड़ा हो गया है, और मेरी आक्रमण शक्ति भी 10 गुना बढ़ गई है। अब तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? इन कंकालों के साथ? ये कुछ भी नहीं है। लिन मोयू ने तातार की बुद्धिमत्ता को कम आंका, क्योंकि तातार ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया। उस दिमाग को बचाना नामुमकिन है। लिन मोयू ने आगे कुछ भी बोलने की जहमत नहीं उठाई। कंकाल बरसेरकर्स ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। हमला करते समय उनकी कुल्हाड़ियां लाल रंग से चमक रही थीं। पहले टॉटर के छोटे आकार के कारण एक साथ हमला करने वाले स्केलेटन बरसेरकर्स की संख्या सीमित थी। लेकिन अब, अपने विशाल आकार के कारण, स्केलेटन बरसेरकर्स स्वतंत्र रूप से हमला कर सकते थे। कौशल से भरपूर लाल रोशनी से चमकती हुई कुल्हाड़ियां गिर पड़ी। तिरस्कार से भरे टॉटर ने अपनी विशाल तलवार घुमाई, जिससे तलवार की रोशनी की एक लहर उत्पन्न हुई जो कंकाल बरसेरकर्स की कुल्हाड़ियों से टकरा गई। तातार ने घमंड से हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी क्षणिक रूप से ही रुक गई। स्केलेटन बरसेरकर्स की शक्ति आश्चर्यजनक थी। तातार की 10 गुना आक्रमण शक्ति के बावजूद भी वह उन पर मामूली रूप से ही काबू पा सका। कुछ स्केलेटन बरसेरकर्स को दूर धकेल दिया गया, लेकिन बस इतना ही हुआ। कंकाल बरसेरकर्स की भारी संख्या ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। उन्होंने कुछ हमलों को रोका, लेकिन उन पर कई और कुल्हाड़ियां गिरी। उसका बचाव पल भर में टूट गया और तातार दर्द से चीख उठा। इतना ही नहीं, उसके नीचे मौजूद आयरन स्केल ड्रैगन पर भी स्केलेटन बरसेरकर्स ने हमला किया, जिससे उसका मांस फट गया और हड्डियां दिखाई देने लगी। इसके बाद भीषण विस्फोट और भयंकर धमाके हुए। तीरों की बौछार से वह छलक पड़ा था, मानो वह सुई चुभोने वाला तकिया हो। लिन मोयू ने कहा, उसकी ताकत और कद काठी तो बढ़ गई, लेकिन उसकी रक्षात्मक क्षमता में कोई बदलाव नहीं आया। यह आदिम प्रतीक उतना अच्छा नहीं है। आदिम रून कौशल आमतौर पर शक्तिशाली होते हैं, और आक्रमण शक्ति में 10 गुना वृद्धि को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहावत के अनुसार, ताकत कौशल पर भारी पड़ती है, और आक्रमण शक्ति में 10 गुना वृद्धि से टाटारों को जबरदस्त युद्ध शक्ति मिलनी चाहिए। रक्षा की परवाह कौन करेगा? लेकिन लिन मोयू के लिए यह कोई खास बात नहीं थी। लिन मोयू के पास बहुत सारे बुलाए गए जीव थे, और उसके हाथों में आदिम रून का प्रभाव अन्य पेशेवरों की तुलना में कहीं अधिक था। उदाहरण के लिए, अन्य सम्मनरों के हाथों में स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल केवल कुछ ही सम्मन किए गए प्राणियों को बढ़ाएगा। अधिकांश सम्मनकर्ताओं के पास 3 से अधिक सम्मनित प्राणी नहीं होते हैं। लेकिन लिन मोयू की मरे हुए सैनिकों की सेना एक सेना की तरह थी, जिसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। लिन मोयू हमेशा से जानता था कि उसके पेशे में बदलाव लाने वाला कारक आदिम रून नहीं था। यह उनका पेशा ही था जिसने आदिम प्रतीक की अकल्पनीय शक्ति को उजागर किया। उनका पेशा ही आधार था, और बाकी सब तो बस बोनस था। असंभव, यह असंभव है। टॉटर ने अपनी विशाल तलवार घुमाए और कंकाल बरसेरकर्स को दूर धकेल दिया। लेकिन बस इतना ही।
एक भी स्केलेटन बरसेरकर मारा नहीं गया और वे उस पर लगातार हमला करते रहे। कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों के दूर से किए गए हमले लगातार जारी थे, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसके नीचे मौजूद आयरन स्केल ड्रैगन दर्द से कराह उठा, स्पष्ट रूप से पीड़ा झेल रहा था। तातार बेकाबू हो रहा था और लिन मुयू पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भेद नहीं पा सका। इतनी जीवंतता! चाहे ड्रैगन वंश हो या दानव, उनके गुण तो मजबूत हैं, लेकिन उनकी जीवन शक्ति बॉस की तुलना में कहीं कम है। तातार की सहन शक्ति ने लिन मुयू को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसने सोचा था कि वह उसे जल्दी से मार सकता है। लिन मुयू के हाथ में ज्वालाएं जल रही थीं और आत्मा की ज्वाला चुपचाप नीचे गिर गई। तातार ने इतनी जोरदार चीख मारी कि उसकी तलवार लगभग हाथ से छूट गई। न केवल वह, बल्कि आयरन स्केल ड्रैगन भी कांप उठा और चीखने लगा। तो ये बात है, तथाकथित पैतृक वंश में कोई खास बात नहीं है। लिन मुयू समझ गई कि तातार इतना लचीला क्यों था। यह उसकी अपनी जीवन शक्ति नहीं थी, बल्कि आयरन स्केल ड्रैगन द्वारा होने वाले नुकसान को साझा करना था। जब आत्मा की ज्वाला ने तातार को चोट पहुंचाई तो लौह स्तरीय ड्रैगन को भी पीड़ा हुई। ये जानते हुए भी इसमें कुछ नया नहीं था। बस लड़ते रहो। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 502। अध्याय 502। 502। अध्याय 502। ड्रैगन सम्राट की हथेली, विधि क्रिस्टल। आयरन स्केल ड्रैगन की जीवन शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह तातार की जीवन शक्ति को भी बढ़ा सकती थी। तातार के शक्तिशाली आक्रमण और तारांकन आदिम रून तारांकन से प्राप्त 10 गुना आक्रमण शक्ति के साथ, यदि अन्य योद्धाओं का सामना लिन मुयू के स्थान पर उससे होता तो उनके लिए उसे दबाना मुश्किल होता। अब लिन मुयू का पलड़ा भारी था और सावधानी बरतने वाली एकमात्र बात यह थी कि उसे भागने न दिया जाए। आखिरकार उसका स्तर ऊंचा था और अगर वह भागना चाहता तो उसे रोकना आसान नहीं होता। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। इस बार लिन मुयू उन्हें इस गुप्त क्षेत्र में स्थायी रूप से रखना चाहती थी। तातार एक भयंकर संघर्ष में फंसा हुआ था, जिसमें जीतने की कोई संभावना नहीं थी। अपने गुस्से में आकर आखिरकार उसने वास्तविकता को पहचान लिया। वह दहाड़ते हुए बोला, तुम लोग अभी भी वहां क्यों खड़े हो? आओ मेरी मदद करो। ताशिर अब काफी डरा हुआ था। ऐसा नहीं था कि वह मदद करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वह मदद करता भी तो क्या कर सकता था। उन्हें लगा कि अगर वे शामिल भी हो जाते हैं तो भी वे लिन मुयू का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वह भली भांति जानता था कि तातार कितना शक्तिशाली था। अगर तातार भी ऐसी हालत में होता तो वह क्या कर सकता था। लेकिन चूंकि तातार ने मदद के लिए गुहार लगाई थी, इसलिए वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। अपनी तलवार लहराते हुए उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और आगे बढ़ा। लिन मुयू ने गौर किया कि पिछली बार जब वे मिले थे, उसकी आभा काफी कमजोर थी, संभवतः बार बार अपने पैतृक रक्त को सक्रिय करने से हुए नुकसान के कारण। इस तरह के नुकसान से उबरना आसान नहीं था। जब ताशिर ने हमला किया तो लिन मुयू ने केवल प्रतीकात्मक रूप से कुछ ही बार हमला किया, जिससे उसे आसानी से आगे बढ़ने का मौका मिल गया। जब तक ताशिर को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, तब तक वह पहले ही चारों ओर से घिर चुका था। लिन मुयू को लगा कि ड्रैगन कबीले से निपटना राक्षसों से निपटने की तुलना में आसान प्रतीत होता है। ये लोग सचमुच बहुत होशियार नहीं थे। तारांकन स्ट्रॉन्ग सोल्जर तारांकन स्किल केवल 30 सेकंड तक ही चल सकती थी। अब केवल 15 सेकंड बचे थे और देरी करने का समय नहीं था। बचे हुए स्केलेटन बरसेरकर्स, जिन्होंने अभी तक अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया था, आगे बढ़े और अपनी सभी शेष क्षमताओं का इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ कौशल नवगठित ताशिर को लक्षित करके सिखाए गए थे। उसी समय कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों ने अपना हमला उसी पर केंद्रित कर दिया। आयरन स्केल ड्रैगन के नुकसान को साझा करने के लिए मौजूद न होने के कारण ताशिर बुरी तरह घायल हो गया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ताशिर ने घबराकर चिल्लाया। तातार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बेकार। चलो अपनी पैतृक वंश परंपरा को सक्रिय करके बाहर निकले। तुम पहले जाओ। ताशिर ने उसकी ओर देखा और सोचने लगा कि उसे पहले क्यों जाना पड़ रहा है। उसने पिछले कुछ दिनों में अपनी पैतृक वंश परंपरा को 2 बार सक्रिय कर दिया था, और ऐसा दोबारा करने से उसकी नींव को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन उसने तातार की अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। वह इतने सालों से आदेशों का पालन कर रहा था।
आकाश में एक अजगर की दहाड़ गूंजी और एक दिव्य अजगर का प्रेत प्रकट हुआ, जिसने कंकाल बरसेरकर्स को दूर धकेल दिया। दोनों भाइयों ने अपने खानदानी वंश का सहारा लेकर भागने की कोशिश की। तातार गुस्से से चिल्लाया, इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ताशिर के भागने का एक बार अनुभव कर चुकी लिन मोयू दोबारा वही गलती नहीं दोहराएगी। उसने विष देवता के सार तत्व का रक्त पहले ही तैयार कर लिया था। पॉइजन लिच ने इस आह्वान का जवाब दिया। हरी बत्ती देखकर ताशिर के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। नहीं, ये जहर बहुत तेज है। तातार को भी खतरे का एहसास हो गया था। वह जानता था कि गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर मौजूद जहर कितना घातक था। उसने अब और संकोच नहीं किया और अपनी पैतृक वंश परंपरा को सक्रिय कर दिया। उसकी वंश परंपरा अधिक शक्तिशाली थी और दिव्य ड्रैगन प्रेत अधिक ठोस हो गया, जिससे कंकाल तितर बितर हो गए। दोनों भाई तेजी से भाग निकले। वे तेज थे, लेकिन पॉइजन लिच उनसे भी तेज था। प्रकाश की एक हरी लकीर हवा में तेजी से गुजरी और तुरंत उन पर जा गिरी। जहर चुपचाप फैलता चला गया। तातार के शरीर पर अचानक एक क्रिस्टल ताबीज प्रकट हुआ, जिससे अजगर की दहाड़ निकली और वह हवा में ही फट गया। सुनहरी रोशनी ने दोनों भाइयों को घेर लिया और जहर को रोक दिया। उनके सामने एक अंतरिक्ष समय मार्ग खुल गया और एक विशाल हाथ बाहर निकला, उन्हें पकड़ लिया और अंदर खींच लिया। हालांकि आयरन स्केल ड्रैगन बच नहीं पाया। वह जहर से दूषित हो गया और दर्द से कराहने लगा। जब उस विशाल हाथ ने दोनों भाइयों को पकड़ लिया, तब भी अंतरिक्ष समय का मार्ग बंद नहीं हुआ। एक आंख प्रकट हुई और एक भयानक आवाज गूंजी, मनुष्य, तू मृत्यु को बुला रहा है। वह विशालकाय हाथ एक बार फिर लिन मोयू की ओर बढ़ा। आकाश में हजारों मीटर लंबा एक विशालकाय अजगर का पंजा प्रकट हुआ और लिन मोयू की ओर उड़ गया। उस भयानक शक्ति का प्रभाव चारों ओर फैल गया और लिन मोयू को ठंडक महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उस विशाल हाथ का मालिक कौन था। वह ड्रैगन सम्राट था, जो ड्रैगन वंश का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। ड्रैगन सम्राट ने न केवल दोनों भाइयों की जान बचाई, बल्कि उसे मारना भी चाहता था। इस समय लिन मोयू के पास दो ही विकल्प थे, या तो हमले का सामना करना या टेलीपोर्ट करके दूर चले जाना। वह रसातल लोक में जाने के लिए रसातल दूरसंचार पत्थर का उपयोग कर सकता था, ऊपरी अंतरिक्ष में लौटने के लिए एंटारेस के ड्रैगन मोती को सक्रिय कर सकता था, या प्राचीन शहर में लौटने के लिए शिंश या प्राचीन शहर के चिन्ह का उपयोग कर सकता था। ये सभी चीजें उसे हमले से बचने में मदद कर सकती थी। लेकिन लिन मोयू कोशिश करना चाहती थी। वह ये देखना चाहता था कि उसके और ड्रैगन सम्राट के बीच कितना बड़ा अंतर है। अगर योजना सफल नहीं हुई तो भी वह भाग सकता था। एक बार जब यह विचार मन में बैठ गया, तो यह अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगा। लिन मोयू को उत्साह का अनुभव हुआ। अपने तबादले के बाद से ऐसे बहुत कम ही मुकाबले हुए थे जिनमें उन्हें सचमुच रोमांच महसूस हुआ हो। दिव्य आत्मा और ज्वाला दानव राजा का सामना करते समय भी वह शांत रहा। लेकिन अब उसका सामना ड्रैगन सम्राट से हो रहा था, जो एक अर्थ स्तरीय महादेव के समकक्ष प्राणी था। लिन मोयू पूरी तरह से जोश में थी। मृतकों की सेना चारों ओर इकट्ठा हो गई और लिन मोयू की रक्षा करने लगी। तारांकन तारांकन स्ट्रॉन्ग सोल्जर तारांकन तारांकन कौशल के लिए 5 सेकंड शेष थे, जिसके दौरान मरे हुए सैनिकों की सेना के गुणों में 200% की वृद्धि हुई, जिससे वे अपनी सबसे मजबूत स्थिति में आ गए। कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों ने विशालकाय हाथ पर हमले शुरू कर दिए। 33 लिच जनरलों ने लिन मोयू को ढाल बनाकर पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। लिन मोयू ने एक क्रिस्टल निकाला। जैसे ही क्रिस्टल प्रकट हुआ, बिजली चमकी और आकाश विद्युतीय सर्पों से भर गया, जिससे पूरा रहस्यमय क्षेत्र प्रकाशित हो गया। तारांकन तारांकन लॉ क्रिस्टल इलेक्ट्रिक पौराणिक श्रेणी की सामग्री, जिसमें विद्युत तत्व के नियमों की शक्ति समाहित है। तारांकन तारांकन पौराणिक स्तर की सामग्री होने के कारण लिन मोयू को यह नहीं पता था कि इससे बुलाया गया लिच कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन यह निश्चित रूप से विष देवता के सार रक्त से अधिक शक्तिशाली होगा। विष देवता के शव को विस्फोटित करने के अलावा ये लिन मोयू का सबसे शक्तिशाली दांव था। ड्रैगन सम्राट के विशाल हाथ ने कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों के हमलों को नजरअंदाज करते हुए मरे हुए लोगों की सेना पर धावा बोल दिया। सबसे पहले स्केलेटन बरसेरकर्स पर हमला हुआ और वे विशालकाय हाथ की शक्ति के आगे चकनाचूर हो गए। लिन मोयू ने इसका अनुमान लगा लिया था।
ड्रैगन सम्राट का हमला बहुत शक्तिशाली था और व्यापक संपर्क क्षमता इसे पूरी तरह से कम नहीं कर सकती थी। लिन मोयू ने उस विशाल हाथ के भीतर एक अजीब शक्ति का एहसास किया, जो लॉ क्रिस्टल की शक्ति के समान थी। क्या यही कानूनों की शक्ति है? लिन मोयू असमंजस में पढ़कर सोचने लगी। बिजली की एक चमक के साथ 2 मीटर लंबा एक एलिमेंटल लिच लिन मोयू के सामने प्रकट हुआ, जो बिजली से घिरा हुआ था। इसका वातावरण अत्यंत अराजक था, मानो ये किसी भी क्षण फट सकता हो। जैसे ही वह प्रकट हुआ, एक भयानक बैंगनी बिजली का झटका ड्रैगन सम्राट के विशाल हाथ पर लगा। विशालकाय हाथ कुछ देर के लिए रुक गया, उसकी आभा काफी कमजोर हो गई। मृत सैनिकों की सेना के पैरों के नीचे की बिजली की आभा बैंगनी रंग की हो गई और बिजली की रोशनी तेज हो गई। उस विशालकाय हाथ पर अनगिनत बिजली गिरी, जिससे उसकी शक्ति लगातार कमजोर होती गई। कंकाल मरते रहे, लेकिन विशालकाय हाथ, हालांकि कमजोर हो गया था, फिर भी उन्हें पल भर में मारने के लिए काफी शक्तिशाली था। अगले ही क्षण अराजक एलिमेंटल लिच बिजली की तरह हवा में तेजी से गुजरा और अंतरिक्ष समय मार्ग के सामने प्रकट हो गया। अंतरिक्ष समय मार्ग के आसपास मौजूद जहरीली गैस बिजली गिरने से बेअसर हो गई, जिसका लिच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह अंतरिक्ष समय के मार्ग में गोता लगाता है और लिन मोयू की मानसिक दुनिया में एलिमेंटल लिच पल भर में एक दूरस्थ स्थान पर पहुंच जाता है। फिर एलिमेंटल लिच फट गया। लिन मोयू को अपने मानसिक जगत में एक झंझनाहट महसूस हुई और अंतरिक्ष समय मार्ग से एक क्रोधित आवाज गूंजी। हालांकि वह इसे देख नहीं सकता था, लिन मोयू विस्फोट की शक्ति की कल्पना कर सकता था। एलिमेंटल लिच की आभा साधारण देव स्तरीय विशेषज्ञों की आभा से कहीं अधिक थी। लिन मोयू को तो ये भी महसूस हुआ कि वह मेंग अनवेन और बाय युवान से भी अधिक शक्तिशाली है। शक्तिशाली बिजली अंतरिक्ष समय मार्ग से वापस लौटी और आसपास की जहरीली गैस को तेजी से बिखेर दिया। अंतरिक्ष समय का मार्ग मुड़ा और बंद हो गया। बिजली की शक्ति ने आसानी से विष देवता के विष को बेअसर कर दिया, जिससे उसकी ताकत का पता चलता है। एलिमेंटल लिच के आत्मा विनाश के बाद वह अपने लिच स्थान पर लौट आया और दोबारा बुलाए जाने की प्रतीक्षा करने लगा। अंतरिक्ष समय मार्ग बंद होने के साथ ही ड्रैगन सम्राट के विशाल हाथ ने अपनी शक्ति का स्रोत खो दिया। हालांकि यह अभी भी मजबूत था, लेकिन पहले की तुलना में काफी कमजोर था और इसकी कमजोरी जारी रही। अमर सैनिकों की सेना ने स्वयं को बलिदान कर दिया, जिससे विशालकाय हाथ की शक्ति क्षीण हो गई। अंततः 10,000 से अधिक कंकालों की मृत्यु के बाद विशाल हाथ गायब हो गया। सचमुच शक्तिशाली। लिन मोयू ने अपनी मुट्ठी भींच ली, यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में हमले का सामना करने में सफल रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 503। अध्याय 503। 503। अध्याय 503। टूल ब्रदर्स डेरिवेटिव ब्लड पूल। ड्रैगन सम्राट का हमला अंतरिक्ष समय मार्ग से होकर आया, जो पहले से ही काफी कमजोर हो चुका था। फिर भी इसका आसानी से विरोध करना संभव नहीं था। अगर लाइटनिंग लिच के आत्मा विनाश के कारण अंतरिक्ष समय मार्ग नष्ट न हुआ होता और उसका ऊर्जा स्रोत न कटा होता, तो लिन मोयू का अनुमान था कि अंत में उसे बचने के लिए टेलीपोर्ट करना पड़ता। उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। लिन मोयू इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था, इसलिए उसने साहपूर्वक प्रयास करने की हिम्मत दिखाई। अन्यथा वह पहले ही क्षण में भाग जाता। नुकसान काफी बड़ा है। लिन मोयू ने धीरे से आह भरी। 10,000 से अधिक कंकालों के नष्ट होने से मरे हुओं की सेना 1/3 कम हो गई। लागत अधिक थी, लेकिन यह इसके लायक था। लिन मोयू एक अर्थ स्तरीय सुपर गॉड स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति की आभा का अनुभव कर रही थी। ऐसा अवसर बहुत ही दुर्लभ होता है। इसके अलावा लॉ क्रिस्टल का उपयोग करके लाइटनिंग लिच को बुलाने से लिन मोयू को उस विशेष शक्ति का अनुभव हुआ। ड्रैगन सम्राट की शक्ति और लाइटनिंग लिच की शक्ति में समानताएं थीं। हालांकि लिन मोयू को अब ये पूरी तरह से समझ में नहीं आया था, लेकिन उसे यह एहसास अच्छी तरह से याद था। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो ये निश्चित रूप से भविष्य में मददगार साबित होगा। आयरन स्केल ड्रैगन जहर से मर चुका था। उसका शरीर इतना विशाल था कि ड्रैगन सम्राट भी उससे ले नहीं जा सका। आयरन स्केल ड्रैगन के बिना तथाकथित पैतृक वंश के ड्रैगन कबीले के योद्धा का महत्व और भी कम हो गया था। लिन मोयू का वर्तमान लक्ष्य अब ईश्वर स्तर से नीचे वालों को नहीं, बल्कि ईश्वर स्तर के दानव राजाओं को था। स्तर पूरी तरह से अलग था।
मुझे विश्वास है कि वह समय दूर नहीं जब मैं बाहरी वस्तुओं पर निर्भर हुए बिना दानव राजाओं और ड्रैगन राजाओं से सीधे मुकाबला कर सकूंगा। उसने मरे हुए लोगों की सेना को फिर से भरने के लिए कंकालों को बुलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान लिन मोयू ने अपनी उपलब्धियों की समीक्षा की और अपने अनुभवों का सारांश प्रस्तुत किया। यह एक ऐसी चीज थी जो वह हमेशा से करता आया था। युद्ध का हर अनुभव अनमोल था और अंततः एक बड़ी संपत्ति साबित हो सकता था। ड्रैगन लोक में एक दिव्य ड्रैगन के आकार का महल हवा में तैर रहा था। इसे साल भर एक भयानक और हिंसक शक्ति घेरे रहती थी और समय समय पर इसके भीतर से अजगरों की दहाड़ें सुनाई देती थी। ये हवा में तैरती हुई एक विशाल पर्वत श्रृंखला की तरह दिख रहा था, जो विस्मयकारी था। ये ड्रैगन सम्राट का महल था, जो ड्रैगन वंश के कई सदस्यों के दिलों में एक पवित्र स्थान रखता था। लेकिन कुछ ही मिनट पहले इसी तरह की एक भयानक बिजली की चमक और एक जोरदार गर्जना के साथ ड्रैगन सम्राट का महल एक बड़े छेद के साथ उड़ गया। महल के ड्रैगन के सिर पर विस्फोट हुआ, जिससे उसका आधा हिस्सा उड़ गया। फिर ड्रैगन सम्राट की क्रोधित आवाज सुनाई दी, लिन मोयू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लाइटनिंग लिच का विस्फोट लिन मोयू की कल्पना से कहीं परे था। एक उच्च स्तरीय देवता से मात्र आधा कदम दूर होने के कारण बिजली के देवता ने अपने पतन के बाद अपनी सारी दिव्य शक्ति को 10 नियम क्रिस्टलों में संघनित कर लिया। प्रत्येक लॉ क्रिस्टल में अकल्पनीय शक्ति समाहित थी। लिन मोयू ने इसी तरह की एक वस्तु का उपयोग करके एलिमेंटल लिच को बुलाया और उसकी सारी ऊर्जा को एक ही बार में मुक्त कर दिया। यहां तक कि ड्रैगन सम्राट भी इसे रोक नहीं सका। ड्रैगन सम्राट के महल का विस्फोट ड्रैगन सम्राट के लिए एक बड़ा अपमान था। ड्रैगन सम्राट का क्रोध स्वाभाविक था। तातार और ताशिर, जो बाल बाल मौत से बचे थे, अब पूरी तरह से झुलस चुके थे। वे विस्फोट से प्रभावित हुए थे और अगर ड्रैगन सम्राट ने उनकी रक्षा न की होती, तो वे मर जाते। दोनों भाई लिन मोयू के भय से कांप रहे थे। अगर लिन मोयू ने शुरू से ही ऐसी कुशलता का इस्तेमाल किया होता, तो वे राख में तब्दील हो गए होते। सामने से एक ठंडी सी फुफकार सुनाई दी और दोनों भाई तुरंत ही सफाई से घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपना सिर नीचे झुकाए रखा, ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं की। पैतृक वंश के रूप में तातार लोगों का गौरव बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। उनके सामने ड्रैगन सम्राट थे, जो ड्रैगन वंश के निर्विवाद शासक थे। इस बार वे ड्रैगन सम्राट के सुरक्षात्मक ताबीज की बदौलत बच निकले थे। ड्रैगन सम्राट अभी भी क्रोध से भरा हुआ था। उसने कहा, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। दोनों भाई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, उनके सिर लगभग जमीन को छू रहे थे। ड्रैगन सम्राट की निगाहें ठंडी और निर्मम थीं। अपने घावों को ठीक करो और गुप्त क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए पवन और गर्जन महाद्वीप लौट जाओ। ड्रैगन सम्राट के शब्दों को सुनकर दोनों भाई एक साथ कांप उठे। क्या उन्हें फिर भी वापस जाना पड़ेगा? अगर उनका सामना फिर से लिन मोयू से हुआ, तो शायद वे सचमुच मर जाएंगे। इसी क्षण तातार के सामने एक क्रिस्टल ताबीज फेंका गया। यह ताबीज ले लो। अगर तुम्हारा सामना फिर से लिन मोयू से हो, तो इसे तुरंत सक्रिय कर देना। समझे? तातार ने ताबीज लेते हुए कहा, समझ गया। ड्रैगन सम्राट ने हाथ हिलाते हुए कहा, जाओ। दोनों भाई एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए और जल्दी से चले गए। उनके जाने के बाद ड्रैगन सम्राट की निगाहें विचारशील हो गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन मोयू के पास बिजली के देवता का विधि क्रिस्टल होगा। ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले जो गिरा वह बिजली का देवता था। उस समय देवताओं को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? उनमें से अधिकांश की मृत्यु क्यों हुई? लॉ क्रिस्टल के अनुसार बिजली के देवता ने पहले ही उच्च स्तरीय देवलोक में आधा कदम रख दिया था, फिर भी वह जीवित नहीं रह सका। उस समय क्या हुआ था? लिन मोयू को बिजली के देवता को देखने वाला आखिरी व्यक्ति होना चाहिए। शायद उसे कुछ पता हो। मुझे उम्मीद है कि वे दोनों लिन मोयू से दोबारा मिल सकेंगे। मुझे उसे पकड़ना होगा और उससे आमने सामने पूछताछ करनी होगी। ड्रैगन सम्राट की आत्मचर्चा धीरे धीरे मंद पड़ गई और ड्रैगन सम्राट का महल शांत हो गया। ड्रैगन सम्राट के महल से निकलने के बाद तातार और ताशिर राहत महसूस कर रहे थे। तातार ने कहा, सौभाग्य से ड्रैगन सम्राट को अभी भी हम पर भरोसा है। ताशिर को भी राहत मिली। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लेवल 53 का इंसान इतना शक्तिशाली होगा। अगली बार हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही हमारी मुलाकात हो, ड्रैगन सम्राट के क्रिस्टल को सक्रिय कर देना और ड्रैगन सम्राट को उसे मार डालने देना।
हाँ, ड्रैगन सम्राट स्वयं कार्रवाई करें और उसे मार डालें। दोनों भाइयों को इस बात का एहसास नहीं था कि ड्रैगन सम्राट ने उन्हें एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। ड्रैगन सम्राट लिन मोयू को पकड़ना चाहता था लेकिन स्वयं नहीं जा सका, इसलिए उसे दूसरों का इस्तेमाल करना पड़ा। गुप्त क्षेत्र में लिन मोयू ने पहले ही मरे हुए सैनिकों की सेना को पुनः भर दिया था। इसके बाद उन्होंने तालाब का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इससे पहले उसने आयरन स्केल ड्रैगन का मांस तालाब में गिरते हुए देखा था, जिसके बाद कई लेवल 70 आयरन स्केल ड्रैगन प्रकट हुए थे। ये लेवल 70 के आयरन स्केल ड्रैगन बहुत मजबूत नहीं थे और आकार में काफी छोटे थे, लेकिन उनकी आभा असली आयरन स्केल ड्रैगन के समान थी। लिन मोयू जानती थी कि रहस्य इसी तालाब में छिपा है। देखने में वह पूल साधारण सा लगता था। पानी थोड़ा मैला होने के अलावा ये किसी सामान्य पूल से अलग नहीं लग रहा था। उसने तालाब में एक जासूसी मंत्र का प्रयोग किया। तारांकन तारांकन व्युत्पन्न रक्तकुंड उन्नत व्युत्पन्न जीवों के रक्त से निर्मित एक रक्तकुंड जो रक्त और मांस के माध्यम से जीवित प्राणियों की प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। तारांकन तारांकन। ये जानकारी देखकर लिन मोयू की जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से जाग उठी। उसके सामने जो तालाब था वह वास्तव में खून का तालाब था। इसका निर्माण एक ऐसे प्राणी के रक्त से हुआ था जिसे व्युत्पन्न कहा जाता है। लिन मोयू ने तुरंत एक जवाब सोच लिया। इस रहस्यमय क्षेत्र के मूल निवासी जीव संभवतः व्युत्पन्न जीव थे। ड्रैगन कबीले ने इस स्थान और व्युत्पन्न जीव के रक्त के रहस्य का पता लगाया। इसलिए ड्रैगन कबीले ने इस स्थान पर विजय प्राप्त की, कई वंशजों को मार डाला और उनके रक्त का उपयोग करके एक रक्तकुंड बनाया। इससे इंस्टेंस में प्रवेश करते समय पहाड़ों में दिखाई देने वाले ड्रैगन कबीले के युद्ध किलों की व्याख्या हो गई। इससे ये स्पष्ट हो गया कि वास्तव में यहाँ एक भीषण युद्ध हुआ था। अंततः ड्रैगन कबीले की जीत हुई। अंततः रहस्य सुलझ गया। ड्रैगन कबीले के पास कठपुतली बनाने की कोई नई तकनीक नहीं थी। इस व्युत्पन्न रक्त भंडार पर उनका नियंत्रण था। जीवों को मारना और उनका खून चूसना क्रूरता थी। लेकिन लिन मोयू जानती थी कि ड्रैगन वंश ऐसे कृत्यों को अंजाम देने में सक्षम है। व्युत्पन्न रक्त भंडार ड्रैगन कबीले की कठपुतलियों और आयरन स्केल ड्रैगन्स की प्रतिकृति बना सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मेरी भी प्रतिकृति बना सकता है। लिन मोयू ने अपने खून की एक बूंद खून के कुंड में गिरा दी। रक्त बिना किसी खास प्रतिक्रिया के पूल में प्रवेश कर गया। क्या ये काम नहीं करता? लिन मोयू अभी भी असमंजस में थी कि अचानक खून का कुंड तेजी से उबलने लगा। फिर एक व्यक्ति जो बिल्कुल लिन मोयू जैसा दिखता था पूल में प्रकट हुआ। लिन मोयू आश्चर्यचकित रह गई। ये सचमुच नकल कर सकता है? क्या यह मेरे कौशल की नकल कर सकता है? इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाता, प्रतिकृति में विस्फोट हो गया और उसका कोई निशान नहीं बचा। लिन मोयू स्तब्ध रह गई। ये फट गया। अगर यह 70 लेवल के ड्रैगन क्लैन योद्धा की प्रतिकृति बना सकता है, तो ये 53 लेवल पर मेरी प्रतिकृति क्यों नहीं बना सकता? यदि इसमें कुछ सीमाएं भी हैं, तो भी इसे कम से कम स्तर 70 से नीचे काम करना चाहिए। लिन मोयू जानती थी कि अगर कोई सीमाएं न होती, तो ड्रैगन वंश ने उच्च स्तर के प्राणियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया होता। उदाहरण के लिए, हजारों देव स्तरीय विशेषज्ञों की प्रतिकृतियां बनाना तीनों लोकों में तबाही मचाने और राक्षसों और मनुष्यों का सफाया करने के लिए पर्याप्त होता। लिन मोयू ने कई बार और कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। ये प्रतिकृतियां कुछ देर के लिए दिखाई दी और फिर तेजी से फट गईं। लेकिन आयरन स्केल ड्रैगन गायब नहीं हुए। लिन मोयू को ये समझ नहीं आया और अंततः उसे अस्थायी रूप से हार माननी पड़ी। उसने एक बड़ा बैरल निकाला और उसे खून के तालाब के पानी से भर दिया। उसने योजना बनाई थी कि लौटने पर वह इसे मिंग अनवेन को दिखाएगा। शायद उसे कुछ पता हो। वह एंटारेस से भी पूछ सकता है, जो सब कुछ जानने का दावा करता था। उसे कुछ तो पता होना ही चाहिए। गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद लिन मोयू ने प्रवेश द्वार की ओर देखा। जहर का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था और ऐसा लग रहा था कि यह जल्द ही खत्म नहीं होगा। जहर की मौजूदगी में बाहरी लोगों के लिए उस स्थान में प्रवेश करना मुश्किल होगा। यहां तक कि ड्रैगन कबीले के लिए भी वापसी करना मुश्किल होगा। किसी वस्तु का उपयोग करके उस स्थान से बाहर निकलना आसान था, लेकिन उसमें प्रवेश करना कठिन था। लिन मोयू यहां हमेशा के लिए नहीं रह सकता था, उसे और भी काम करने थे। ऐसे कार्यों को सेना को सौंप देना चाहिए। वापस जाने का समय आ गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 504। अध्याय 504। 504। अध्याय 504। तुमने अभी तक मेरी परीक्षा पास नहीं की है। एंटारेस को नींद आ रही थी, उसकी पलकें अभी भी कांप रही थी। वह अभी अभी जागा था, लेकिन उसमें सुबह की कोई चिड़चिड़ाहट नहीं थी। इसके बजाय उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। इसके कुछ ही दूरी पर एक अंतरिक्ष समय मार्ग का निर्माण हो रहा था। अंतरिक्ष समय मार्ग से ड्रैगन मोती की आभा प्रसारित हुई। लिन मोयू लौट आया था और अपने साथ ड्रैगन पल भी ले आया था। कुछ ही सेकंड बाद लिन मोयू अंतरिक्ष समय मार्ग से बाहर निकल आई। इस समय एंटारेस ने उदासीन होने का नाटक करते हुए अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, लेकिन उसकी कांपती पलकों ने उसकी पोल खोल दी। लिन मोयू को ये कुछ हद तक मनोरंजक लगा। ये प्राणी, जो न जाने कितने वर्षों से जीवित था और असीम रूप से शक्तिशाली था, अब एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। उसे यह कैसे पता नहीं चला कि वह लौट आया है। वह बस उसे यह बताना चाहता था कि ड्रैगन पल वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं था। क्या उन्हें डर था कि वह सौदे में बहुत अधिक मांग कर लेगा? लेकिन ये तरीका थोड़ा बचकाना था। एंटारेस, उठो, मैं वापस आ गया हूं। लिन मोयू ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करके एंटारेस का साथ दिया। एंटारेस ने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लिन मोयू मन ही मन हंसी, ये तो काफी गंभीरता से अभिनय कर रहा है। एंटारेस, उठो, मैं वापस आ गया हूं। उसने और भी ऊंची आवाज में 2 बार और पुकारा। अंत में एंटारेस हिला, धीरे धीरे अपनी पलकें उठाईं, जिससे लिन मोयू के पूरे शरीर से कहीं अधिक विशाल अजगर जैसी आंखें दिखाई दी। अरे, तुम वापस आ गए। लिन मोयू ने ड्रैगन पल निकालते हुए कहा, मैं आपके द्वारा चाहा गया ड्रैगन पल वापस ले आई हूं। एंटारेस ने स्वीकृति की एक ध्वनि निकाली और लापरवाही से सांस लेते हुए ड्रैगन मोती को अपने मुंह में खींच लिया। हालांकि वह बेफिक्र दिख रहा था, लेकिन लिन मोयू समझ गई कि वह वास्तव में बहुत चिंतित था। ड्रैगन पल स्पष्ट रूप से उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन किसी कारणवश जिसे लिन मोयू समझ नहीं पा रही थी, वह उसे स्वयं प्राप्त नहीं कर सका और उसे दूसरों को सौंपना पड़ा। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था। जियांग यी ने भी एक बार एंटारेस को ड्रैगन पल हासिल करने में मदद की थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या किसी और ने भी एंटारेस के साथ सौदे किए थे, लिन मोयू को इसकी जानकारी नहीं थी। यह प्राणी हद से ज्यादा घमंडी था, हद से ज्यादा घमंडी। अधिकांश लोग उसकी दृष्टि में योग्य नहीं थे। यहां तक कि यान कुआंगशेंग, जो कभी बाय युवान के बराबर था, उसे भी वह उच्च सम्मान नहीं देता था। स्वाभाविक रूप से यही बात बाय युवान और मेंग एनवेन पर भी लागू होती थी। एंटारेस ने हल्की सी फुफकार मारी। लिन मोयू को लगा जैसे हवा का एक झोंका उसे लगभग उड़ा ले गया हो। फिर अग्निदेव के रक्त के कई ठोस रूप एक व्यवस्थित पंक्ति में उड़ते हुए आए और लिन मोयू के ठीक सामने आकर बैठ गए। एंटारेस ने कहा, यह हमारे सौदे का अंतिम भुगतान है। लिन मोयू ने औपचारिकताएं नहीं निभाई और सीधे अग्नि देवता के रक्त के सार को एकत्रित कर लिया। पूरे 100 टुकड़े कोई छोटी मात्रा नहीं है। इनका उपयोग करके लिन मोयू ज्वाला लिच को 100 बार बुला सकती थी, जिससे वह 100 छद्म देवता स्तर के हमले कर सकती थी। पहले लिन मोयू अग्नि देवता के रक्त सार को बहुत महत्व देती थी, लेकिन अब विष देवता के शव के हाथ में होने के कारण, जिसमें विष देवता के रक्त का सार बड़ी मात्रा में मौजूद था, अग्नि देवता के रक्त के सार की आवश्यकता उतनी अधिक नहीं थी। एंटारेस ने धीमी आवाज में कहा, हमने अपना पहला सौदा पूरा कर लिया है। आपने मेरी परीक्षा पास कर ली है। अब हम असली सौदे पर चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले कि एंटारेस सौदे की सामग्री बता पाते, लिन मोयू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, एंटारेस, सौदे पर चर्चा करने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं। और सवाल? एंटारेस ने कहा, अगर आपको मेरे जवाब चाहिए, तो इसकी एक कीमत है। मेरे जवाबों को हमारे दूसरे सौदे के लिए अग्रिम भुगतान माना जा सकता है। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है। एंटारेस ने अचानक एक हिंसक आभा छोड़ी, उसकी विशाल अजगर जैसी आंखें लिन मोयू को टकटकी लगाकर देख रही थी। ये जानना चाहता था कि लिन मोयू को उससे इस तरह बात करने का साहस कहां से मिला। एंटारेस की सांसें विंड थंडर महाद्वीप की हवा से कहीं अधिक प्रचंड थी। अरे बदमाश, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? आज तक किसी ने मुझसे सौदेबाजी करने की हिम्मत नहीं की है। लिन मोयू को बिल्कुल भी डर नहीं था, पहले तो डर नहीं था, लेकिन अब है।
तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारी परीक्षा पास कर ली है, लेकिन तुमने अभी तक मेरी परीक्षा पास नहीं की है। क्रोधित एंटारेस अचानक जम गया, फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, तुम्हारा इम्तिहान। कैसा इम्तिहान? लिन मोयू ने कहा, क्या तुम सर्वज्ञानी होने का दावा नहीं करते? अंतारेस ने गर्व से कहा, बिल्कुल। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पता न हो। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे पहले सौदे के दौरान मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। आपका जवाब गलत था। तो आप मेरी परीक्षा में पास नहीं हुए हैं। मैं ये तय नहीं कर सकता कि आपके जवाब सही हैं या गलत, इसलिए मुझे यह विचार करना होगा कि क्या हम दूसरे समझौते के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एंटारेस ने अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ लगाई, असंभव। मैं कभी गलत नहीं हुआ। अंतारेस की प्रतिक्रिया देखकर लिन मोयू समझ गई कि वह जाल में फंस गया है। उन्होंने तुरंत आगे पूछा, अगर आप गलत हुए तो क्या होगा? एंटारेस ने अपना सिर पास लाते हुए बड़ी गंभीरता से कहा, अगर मैं गलत था तो अब से मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सौदा पक्का है, अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। यह एक सौदा है, मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अंतारेस आत्मविश्वास से भरा हुआ था। यह अनगिनत वर्षों से जीवित था। हालांकि इसका मुख्य भाग कभी भी मूल क्षेत्र के केंद्र से नहीं हिला था। इसके अनगिनत रूप रहे हैं और इसने इतिहास के प्रवाह और समय के परिवर्तनों को देखा है। यह दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य की स्थापना से पहले भी अस्तित्व में था। उसे पूरा विश्वास था कि ऐसी कोई बात नहीं है जो उसे पता ना हो। उसके मुंह से निकले जवाब गलत हो ही नहीं सकते थे। इस पर लिन मोयू ने काले पाउडर से भरी एक बोतल निकाली और कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि यह क्या है ना? एंटारेस की अजगर जैसी आंखें बोतल पर टिकी हुई थीं। अगले ही पल उसका सिर अचानक पीछे की ओर खींचा और वह दहाड़ा, लाश का जहर। हालांकि उसका विशाल शरीर स्थिर था, लेकिन उसकी आंखों में सतर्कता झलक रही थी। वह शवों को मारने वाले जहर से भी बहुत सावधान रहता था। लिन मोयू को पता था कि अंतारेस लाश के जहर को जरूर पहचान लेगा। लाश के जहर के पाउडर की यह बोतल शू याओशिन से प्राप्त की गई थी। डोंग फांग्याओ की मां के घाव से निकाला गया ये पदार्थ निम्न श्रेणी का शव विष था। पिछली बार आपने मुझसे कहा था कि लाश के जहर का कोई इलाज नहीं है ना? लिन मोयू ने पूछा। एंटारेस ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, लाश का जहर एक बहुत ही भयानक निषिद्ध कौशल से आता है। वास्तव में इसका कोई इलाज नहीं है। लिन मोयू ने बोतल खोली। इस हरकत से एंटारेस फिर से काफी दूर पीछे हट गया। उसने संशयपूर्वक पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लिन मोयू मुस्कुराई और बोली, बस देखते रहिए। ये कहते हुए उसने शव को रखने वाला कुछ जहर अपने हाथ पर डाल लिया। अंतारेस की आंखें चौड़ी हो गईं। लिन मोयू ने जो किया वह उसकी कल्पना से परे था। उसका विशाल सिर अब ये बात समझ नहीं पा रहा था, क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, बस देखते रहो। कुछ देर बाद लिन मोयू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? इस बिंदु पर उसे एहसास हुआ कि वह न केवल सभी असामान्य अवस्थाओं से प्रतिरक्षित है, बल्कि अब विषैले तत्वों से भी 100% प्रतिरक्षित है। चाहे शव के जहर को जहर माना जाए या असामान्य स्थिति, इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। एंटारेस भी अचंभित रह गया, तुम पर जहर का असर कैसे नहीं हुआ? क्या ये लाश का जहर नकली है? असंभव, मैं अभी बताता हूँ। ये बात समझ आने के बाद लिन मोयू ने बेबसी से एक कंकाल को बुलाया और उस पर लाशों का जहर डाल दिया। शुरू में वह जहर का परीक्षण करने के लिए कंकाल का उपयोग नहीं करना चाहता था। अब फोकस कौशल की मदद से वह लिच जनरल के कौशल को प्राप्त कर सकता था और उनका उपयोग स्वयं पर कर सकता था। वह इस तरह से विश्रण भी कर सकता था। दुर्भाग्यवश अंततः उन्होंने एक कंकाल का ही उपयोग किया। लाश को मारने वाले जहर का छिड़काव किए जाने के बाद कंकाल तुरंत जहर से प्रभावित हो गया। उसके पूरे शरीर से लाश को मारने वाले जहर का लक्षण माने जाने वाला काला धुआं निकल रहा था। लिन मोयू ने कहा, मेरी हड्डियां अब लाश के जहर से दूषित हो चुकी हैं, है ना? अब लिन मोयू की बातों से एंटारेस पूरी तरह से भ्रमित हो गया था और सहज रूप से सिर हिलाते हुए बोला, ये सही है। इसी समय लिन मोयू ने एक और लिच जनरल को बुलाया। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ कंकाल पर मौजूद शव का जहर तुरंत गायब हो गया। कंकाल एकदम सफेद था, उस पर किसी भी प्रकार के जहर का कोई निशान नहीं था।
एंटारेस बार बार पलकें झपका रहा था, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। ये असंभव है। ये सही नहीं है, यह असंभव है। ये बार बार वही बात दोहराता रहा, मानो उसे अपनी आंखों देखी पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। लिन मोयू ने कहा, तथ्य आपकी आंखों के सामने है। जिस शव विष को लाइलाज माना जाता है, मैं उसे बेअसर कर सकती हूँ। मैं पहले खुद पर प्रयोग करना चाहता था, लेकिन अब मैं जहर नहीं खा सकता। एंटारेस ने तुरंत उधर देखा और कहा, सही कहा, तुम लाश के जहर से क्यों नहीं डरते? लिन मोयू ने कहा, मेरी निष्क्रिय क्षमता मुझे सभी असामान्य स्थितियों से प्रतिरक्षित बनाती है, और मेरी विष प्रतिरोधक क्षमता 100% तक पहुंच गई है। एंटारेस ने एक और अजीब सी चीख निकाली, असंभव, ऐसा कोई कौशल नहीं हो सकता, और मनुष्यों की मौलिक प्रतिरक्षा की ऊपरी सीमा 90% है, 100% प्रतिरक्षा कैसे हो सकती है? लिन मोयू ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, देखो, ऐसी चीजें भी हैं जो तुम नहीं जानते। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 505। अध्याय 505। 505। अध्याय 505। पुराने दोस्तों की तरह सवाल पूछना और जवाब देना। अंतारेस अवाक रह गया। उसे यह एहसास हुआ कि वह वास्तव में सब कुछ नहीं जानता था। लिन मोयू की लगभग अतार्किक निष्क्रिय क्षमताएं, 100% मौलिक प्रतिरक्षा, शव विष को बेअसर करने की क्षमता, ये सभी उसकी जानकारी से परे थी। लेकिन सच्चाई उसके सामने थी, और वह इसे नकार नहीं सकता था। उसका अहंकार भी उसे इसे नकारने नहीं देता था। अंत में एंटारेस ने अनिच्छा से लिन मोयू के सामने सिर झुकाया और कहा, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं कि दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता। चूंकि ऐसा है, तो आप भविष्य में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपको जो कुछ भी बता सकता हूं, वह बताऊंगा। एंटारेस ने अपना सिर फिर से नीचे कर लिया और जमीन पर बेजान होकर लेट गया। लिन मोयू यही सुनना चाहती थी। मेरे पास कई सवाल हैं। आप तैयार हो जाए। जो भी पूछो, चलो बस बातें करते हैं। एंटारेस ने विरोध करना छोड़ दिया और लिन मोयू को ऐसे देखने लगा जैसे वह कोई सनकी हो। लिन मोयू ने अपना पहला सवाल पूछा, क्या आप व्युत्पन्न राक्षसों के बारे में जानते हैं? मुझे पता है, ये वही चीज है। एंटारेस के सामने कुछ प्रकाश प्रकट हुआ, जो एक राक्षस के आकार में बदल गया। 4 पैर, पतला शरीर, विशेष रूप से पूंछ जो शरीर से लंबी थी। लिन मोयू के शब्दों में, ये 4 पैरों वाला सांप था। लिन मोयू ने कहा, ड्रैगन जाति को एक गुप्त क्षेत्र में बड़ी संख्या में व्युत्पन्न राक्षस मिले। उन्होंने उन सभी को मार डाला और ड्रैगन कठपुतली योद्धाओं की प्रतिकृति बनाने के लिए एक व्युत्पन्न रक्तकुंड का निर्माण किया। एंटारेस ने उपहास करते हुए कहा, मुझे इसके बारे में पता है। व्युत्पन्न रक्तकुंड केवल एक उच्च श्रेणी की वस्तु है, ये केवल 70 स्तर तक के प्राणियों की प्रतिकृति बना सकता है। ज्यादा उपयोगी नहीं है। और मैं आपको एक रहस्य बता सकता हूं, ड्रैगन जाति ऐसा करके मौत को दावत दे रही है। लिन मोयू ने जोर देकर पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एंटारेस ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपको उतना ही बता सकता हूं जितना मैं बता सकता हूं। इस प्रश्न के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। कुछ और पूछिए। लिन मोयू ने एंटारेस से जवाब देने की जिद नहीं की। वह जानता था कि कब रुकना है और सीमाओं को दृढ़ता से समझ रहा था। लिन मोयू ने आगे पूछा, ठीक है, मैं कुछ और पूछती हूँ। मैं खुद की प्रतिकृति क्यों नहीं बना सकती? एंटारेस ने लापरवाही से जवाब दिया, ये केवल निम्न नस्लों की ही प्रतिकृति बना सकता है। इस बार चौंकने की बारी लिन मोयू की थी। उन्हें ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। लिन मोयू के हैरान चेहरे को देखकर एंटारेस कुछ हद तक सनकीपन से हंस पड़ा। आखिरकार एक अंक मिल ही गया। अंतारेस को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। इसने इस सवाल पर यही रुकने का फैसला कर लिया था। लिन मोयू चाहे कितना भी पूछे, यह आगे कोई जवाब नहीं देगा। लिन मोयू को पकने दो। एंटारेस को लगा था कि उसने अपने इरादों को अच्छी तरह छिपा लिया है, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही आत्मसंतुष्टि ने उसका पर्दाफाश कर दिया। शुरुआती हैरानी के बाद लिन मोयू ने इस सवाल के बारे में आगे पूछना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अन्य तुच्छ मामलों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। इससे एंटारेस और भी ज्यादा उदास हो गया। उसने मन ही मन लिन मोयू को अनगिनत बार कोसा। सवालों के जवाब देते समय वह अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने के लिए हर वाक्य के साथ उसे छोटा कमीना कहने लगी। लिन मोयू को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने सीधे नाम लेकर ही पुकारा।
बिल्कुल असमान शक्ति वाले वे दोनों व्यक्ति अब मित्रों की तरह बातें कर रहे थे। दरअसल एंटारेस को लिन मोयू के करियर के बारे में बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन स्वाभिमान के कारण वह पूछने में बहुत शर्म महसूस कर रहा था। अब इस प्रश्नोत्तर सत्र के बाद अंततः लिन मोयू के करियर के कुछ विवरण समझ में आए, और यह पता चला कि लिन मोयू ने अपनी विष तत्व प्रतिरक्षा को 100% तक कैसे बढ़ाया था। जब लिन मोयू ने विष देवता के शव को बाहर निकाला और उसे एंटारेस के सामने रखा, तो एंटारेस एक बार फिर चौंक गया। छोटे बदमाश, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या हासिल किया है? एंटारेस का स्वर गंभीर हो गया, उसके शरीर से एक विस्मयकारी आभा निकल रही थी। इसके आवरण के भीतर विष देवता का आवरण बाहर की ओर नहीं फैला। यह एक पूर्ण रूप से ईश्वर का शव था, महज हड्डी या अंग नहीं। दिव्य ग्रीष्म ऋतु के टावर से भी इसकी आभा शायद छिप न पाए। लिन मोयू ने कहा, एक पूर्ण दिव्य शव। इसका अध्ययन और इसे समझने से हमारी मानव जाति को अधिक दिव्य स्तर के विशेषज्ञ पैदा करने में मदद मिल सकती है, और दिव्य स्तर के विशेषज्ञों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। मुझे पता है कि मुझे दूसरों को इसके अस्तित्व के बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन चूंकि यह मेरे पास है, इसलिए एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे इसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। एंटारेस ने चिढ़कर कहा, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तुम्हें बस वही सब पता है जो उस जियांग यी नाम के आदमी ने तुम्हें बताया था, है ना? लिन मोयू ने सिर हिलाया। देवताओं के बारे में उनकी प्रारंभिक समझ वास्तव में जियांग यी से ही आई थी। जब जियांग यी ने उसे उस समय एक देवता की उंगली का टुकड़ा दिया था, तो उसने पूरी गंभीरता से निर्देश दिया था कि इसे किसी को न दिखाए। मेंग एनवेन और बाय युवान ने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया। लेकिन उंगली का एक टुकड़ा विष देवता के संपूर्ण शव के मुकाबले कुछ भी नहीं था। इसके अलावा विष देवता एक मध्य स्तरीय देवता था। अंतारेस ने कहा, देवता आमतौर पर शव नहीं छोड़ते। वे संसार के प्रिय हैं, तत्वों के समूह हैं, किसी विशेष तत्व की अंतिम अभिव्यक्ति है। इन्हें मारना मुश्किल है, और अगर ये मर भी जाते हैं, तो भी ये जीवन की एक झलक छोड़ जाते हैं। कभी कभार किसी देवता के शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाना भी अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। अगर आपको किसी देवता का पूरा शव मिल गया है, तो मुझे संदेह है कि आप स्वर की नाजायज संतान हो सकते हैं। अंतारेस की निगाहें कुछ अजीब थीं, वह लिन मोयू को किसी राक्षस की तरह देख रहा था। इससे पहले उसने कभी किसी को किसी देवता का संपूर्ण शव प्राप्त करते हुए नहीं देखा था। लिन मोयू ने हंसते हुए कहा, मान लीजिए कि ऐसा ही है। आखिर एक देवता के शव का क्या उपयोग है? अंतारेस ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था? देवता तत्वों की परम अभिव्यक्ति है। क्या तुम इसका अर्थ नहीं समझते? मुझे नहीं पता, लिन मोयू ने दृढ़ता और ईमानदारी से कहा। उसे सचमुच समझ नहीं आया था। उन्होंने अभी तक इस क्षेत्र पर कोई चर्चा नहीं की थी। किसी भी युग में मानव शिक्षा क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है। विशिष्ट स्तरों पर ही व्यक्ति कुछ निश्चित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बहुत जल्दी पता चलना फायदेमंद नहीं होता। अंतारेस ने कहा, तत्वों की अंतिम अभिव्यक्ति नियम है। आपको इस पर नियमों की प्रबल आभा का अनुभव करने में सक्षम होना चाहिए। सभी देवताओं के चारों ओर नियमों का एक आवरण होता है। विष देवता एक मध्य स्तरीय देवता है, इसलिए नियम अधिक स्पष्ट है। अग्नि देवता निम्न श्रेणी का देवता है, इसलिए उसकी नियम आभा बहुत कमजोर है। ईश्वरीय शवों को अनमोल इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके शरीरों में कुछ नियम समाहित होते हैं। इन नियमों को समझकर और उनका अध्ययन करके आपके मानव देवता स्तर के विशेषज्ञ तेजी से अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं। इस बार अंतारेस बहुत उदार था और उसने लिन मोयू को बहुत कुछ समझाया। इससे लिन मोयू को देव शवों के वास्तविक उद्देश्य का पता चला। अलग अलग देवता अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानव कार्य के लिए आवश्यक मूलभूत कौशलों की आवश्यकता होती है। इनमें सुधार लाने के लिए उन्हें कानूनों की गहरी समझ विकसित करनी होगी। लिन मोयू को देव शवों का महत्व समझ में आ गया था, लेकिन उसके मन में एक नया सवाल उठा, लेकिन जहां तक मुझे पता है, कोई भी मानव ऐसा नहीं है जो विष तत्व कौशल का उपयोग करता हो। एंटारेस ने हल्के से नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें निष्कर्ष निकालना समझ नहीं आता? तो फिर इसके बारे में क्या? गरज और बिजली के साथ विष देवता के शव की तुलना में कानूनों की एक और भी अधिक शक्तिशाली आभा उमड़ पड़ी। लिन मोयू ने विद्युत नियम देवता क्रिस्टल को बाहर निकाला। एंटारेस ने बस उस पर एक नजर डाली और कहा, बेशक नियम देवता के क्रिस्टल उपयोगी होते हैं,
और बिजली में विशेषज्ञता रखने वाले जादूगरों के लिए एक विद्युत नियम देवता का क्रिस्टल अनमोल है। पौराणिक उपकरणों का पूरा सेट भी इस छोटी सी चीज की तुलना में कुछ भी नहीं है। वैसे आपको बिजली के देवता के बारे में कैसे पता चला? लिन मोयू ने बताया कि उन्हें बिजली के देवता कैसे मिले। एंटारेस ने थोड़ी आह भरी, वह औरत बहुत मूर्ख थी। मैंने उसे जाने से मना किया था, लेकिन वह जाने पर अड़ी रही। देखो क्या हुआ, वह मर गई। उसे पुनर्जीवित होने का मौका मिला था, लेकिन उसने अपनी अंतिम सच्ची आत्मा को बनाए रखने पर जोर दिया। भगवान तो बड़े जिद्दी और मूर्ख होते हैं। तो वे एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच अच्छे संबंध प्रतीत होते थे। लिन मोयू और भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन एंटारेस ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अब और मत पूछो। पूछने पर भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जैसे ही उसने बात की, उसकी आंखों से प्रकाश की एक किरण निकली और विष देवता के शव पर जा लगी। पहले व्याप्त दिव्य आभा तुरंत कमजोर पड़ गई। एंटारेस ने कहा, मैंने इसकी आभा को सील कर दिया है। भविष्य में इसे लापरवाही से बाहर मत निकालना। तुम्हारी मानव जाति आंतरिक रूप से उतनी शांतिपूर्ण नहीं है जितना तुम सोचते हो। लिन मोयू ने विष देवता के शव को एक तरफ रखा और ईमानदारी से कहा, धन्यवाद। एंटारेस ने हल्की सी नाक सिकोड़ते हुए चिड़चिड़ाते हुए कहा, स्वागत है। और कोई सवाल? वे आधे दिन से बातें कर रहे थे। एंटारेस को लगा कि लिन मोयू ने वह सब कुछ पूछ लिया है जो वह पूछना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से लिन मोयू ने कहा, एक और बात, दिव्य ग्रीष्म ऋतु के प्राचीन शहर के बारे में। मैंने प्राचीन थंडर टॉवर में प्रवेश किया और कुछ दृश्य देखे। उसने अपने सामने देखे गए दृश्यों का वर्णन किया। एंटारेस ने अपना सिर हिलाया, मैं प्राचीन शहर के अस्तित्व के बारे में जानता हूं। इसका इतिहास मुझसे पहले का है, इसलिए मैं इसके अतीत के बारे में नहीं जानता। यह पहली बार था जब एंटारेस ने खुलकर स्वीकार किया कि उसे कुछ चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। लिन मोयू को यह उम्मीद नहीं थी कि डिवाइन समर एंशिएंट सिटी का इतिहास एंटारेस से भी पुराना होगा। यह अप्रत्याशित था। लिन मोयू के मन में गंभीर सम्मान की भावना जागृत हुई। उसे लगा कि प्राचीन शहर की उत्पत्ति अवश्य ही असाधारण रही होगी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 506। अध्याय 506। 506। अध्याय 506। ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन के हरामखोरों, बाहर आओ और मर जाओ। लिन मोयू और एंटारेस एक नए निष्पक्ष और न्यायसंगत समझौते पर पहुंच गए हैं। लिन मोयू को अभी भी निचले स्थान पर जाकर ड्रैगन किंग पैलेस के तहखाने में प्रवेश करना था। एंटारेस के अनुसार लिन मोयू वर्तमान में मानव जाति में एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिसके पास ड्रैगन किंग पैलेस के कालकोठरी में प्रवेश करने की योग्यता थी। हालांकि इस कालकोठरी में प्रवेश के लिए न्यूनतम स्तर 70 की आवश्यकता थी। लिन मोयू अभी वहां नहीं जा सकती थी। एंटारेस के पास इसका कोई समाधान नहीं था। ड्रैगन किंग पैलेस के अंदर की स्थिति के बारे में एंटारेस ने कहा कि वह वहां कभी गया ही नहीं था और उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ड्रैगन किंग पैलेस में एक ड्रैगन पल भी था। कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद लिन मोयू को ड्रैगन पल को ढूंढकर उसे एंटारेस वापस लाना था। इनाम के तौर पर एंटारेस ने लिन मोयू से एक बड़ा वादा किया। इसमें कहा गया था कि यह सुपर गॉड बनने के रहस्य के बारे में है। लिन मोयू इसे मना नहीं कर सकी। सुपर गॉड बनना लिन मोयू का सपना था। एंटारेस जानता था कि लिन मोयू इनकार नहीं कर सकती, और उसने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था। लिन मोयू ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इस बार तो उसे पहले ही काफी बड़ा फायदा मिल चुका था। लेकिन एंटारेस ने भी कोई अग्रिम राशि जमा नहीं की थी, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि नुकसान किसका था। श्वेत देवता के प्रांगण में मेंग एनवेन आराम से चाय पी रही थी। बाय युवान अभी अभी लौटी थी और मेंग एनवेन को देखकर नाराज थी। छोटी यू ठीक है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सोल हॉल में इतनी देर तक इंतजार करता रहा। अकेले में तो बहुत बोरिंग लगता था, आप जानते हैं। आपने जो किया वह सही नहीं था। बाय युवान ने शिकायत की और लगातार ताने मारे। मेंग एनवेन को केवल लिन मोयू के ऊपरी अंतरिक्ष में लौटने का आभास हुआ, जिसके बाद उसने बाय युवान को सूचित किया। मेंग एनवेन हंसते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या तुम पूछ नहीं सकती थी? तुम तो पहले हमेशा पूछती रहती थी। बाय युवान ने कहा, मैं भूल गई थी। लेकिन अच्छी बात है कि छोटा यू ठीक है। इस बच्चे ने वाकई 3 सितारा दिव्य जनरल का दर्जा हासिल कर लिया, ये वाकई बहुत प्रभावशाली है।
मेंग एनवेन हल्के से हंसी, ये वाकई आश्चर्यजनक है, और उसने तो 2 ओरिजिन रून्स भी प्राप्त कर लिए हैं। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से आप और मुझसे कहीं अधिक होंगी। बाय युवान के चेहरे पर बेशक का भाव था। छोटे यू का लक्ष्य एक महादेव बनना है, जो हम सबसे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। हाँ, वह वाकई हमसे ज्यादा ताकतवर होगा। अंतरिक्ष में हल्की सी हलचल हुई और बाय युवान का चेहरा चमक उठा। छोटी यू वापस आ गई है। मेंग एनवेन भी हंस पड़ी और बोली, वह काफी जल्दी वापस आ गया। लिन मोयू के अंदर आते ही कदमों की आहट सुनाई दी। शिक्षक जी, मैं वापस आ गया हूँ। बाय युवान एक बूढ़े पिता की तरह दिखते थे, उनका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। उनके लगातार सवालों के जवाब में लिन मोयू ने निचले स्थान पर घटी हर बात का ब्यौरा दिया। मेंग एनवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी यू के अनुभवों को पाठ्य पुस्तकों में लिखा जा सकता है। बाय युवान ने कहा, उस विशाल विषैले अजगर से मैं और क्रेजी यान पहले भी मिल चुके हैं। हमने एक बार मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मौत लिटिल यू के हाथों होगी। लिन मोयू ने विशाल विषैले ड्रैगन के शरीर से सामग्री निकालते हुए कहा, शिक्षक, मैंने रीढ़ की हड्डी का अधिकांश भाग इस्तेमाल कर लिया है, केवल यही बचा है। लेकिन कशेरुकाएं और प्रावरणी अभी भी मौजूद हैं। बाय युवान और मेंग एनवेन ने एक दूसरे को देखा और दोनों मुस्कुरा उठी। इतनी कीमती चीजें लिन मोयू ने बिना किसी झिझक के निकाल ली। ये सभी पौराणिक सामग्रियां थीं, जिनका लिन मोयू के लिए अब कोई खास उपयोग नहीं रह गया था। कुछ देर की बातचीत के बाद मेंग एनवेन ने प्रावरणी और कशेरुकाओं के आधे हिस्से को स्वीकार कर लिया। जहां तक रीढ़ की हड्डी की बात है, न तो वह और न ही बाय युवान इसे चाहते थे। अपने स्तर पर वे कानूनों और सत्ता की अपनी समझ को लेकर अधिक चिंतित थे। शिक्षक मेंग, कृपया दिव्य ग्रीष्म टावर को सक्रिय करें और संरचना स्थापित करें। लिन मोयू को इतना गंभीर देखकर मेंग एनवेन भी गंभीर हो गई। उसने तुरंत डिवाइन समर टावर को बुलाया और उन तीनों को अंदर ले आया। दिव्य ग्रीष्म टावर का आंतरिक भाग एक स्वतंत्र स्थान के रूप में निर्मित था, जिसमें संरचनाओं की परतों ने सभी आभाओं को अलग कर दिया था। लिन मोयू ने विष देवता का शव बाहर निकाला। एंटारेस द्वारा इसकी आभा को सील करने के बाद विष देवता के शव की आभा 10 गुना से अधिक कमजोर हो गई थी। लेकिन फिर भी ये किसी देवता की कटी हुई उंगली से कहीं अधिक बड़ा था। मेंग एनवेन और बाय युवान दोनों हौंफने लगे। बाय युवान की आवाज कांप रही थी, उसका पूरा शरीर उत्तेजित था। यह एक देवता का शव है। उसने अनजाने में उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। लिन मोयू ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, इसे मत छुओ, ये शव अत्यंत विषैला है। लिन मोयू की चेतावनी के अनुसार मेंग एनवेन ने अपनी उंगली की नोक से बाय युवान पर प्रकाश की एक किरण मारी, जिससे वह दर्जनों मीटर पीछे जा गिरा। तुम्हारी उम्र कितनी है, अभी भी इतनी लापरवाह हो? मेंग एनवेन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। लिन मोयू ने यह भी कहा, गुरुजी, ये विष देवता का शव है। ये घातक विष से भरा हुआ है। मैंने इसके रक्त के सार का उपयोग करके एक देव स्तरीय दानव राजा अवतार को मार डाला। मेंग एनवेन ने आगे कहा, विष देवता मध्यम श्रेणी का देवता है, शक्ति में वह आप और मुझसे कम नहीं है। और उसका विष बहुत कष्टदायक है। यदि आप विष से प्रभावित हो जाते हैं, तो विष मुक्ति प्राप्त करने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। मेंग एनवेन की बातों पर बाय युवान का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी वाकई बहुत लापरवाह हो गया था। लिन मोयू ने कहा, शिक्षक, क्या आप इसके नियमों को समझ सकते हैं? मेंग एनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि शव उपयोगी है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं। हमें विष के मूल नियमों के बारे में कुछ नहीं पता, अनुभव बहुत कम है। इससे कोई निष्कर्ष निकालना भी मुश्किल है। हालांकि एंटारेस ने कहा कि वे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन यह उसके उच्च परिप्रेक्ष्य से था। मेंग एनवेन और बाय युवान के स्तर पर ऐसा करना आसान नहीं था। पिछली बार जियांग यी द्वारा दिए गए देवता की उंगली के टुकड़े के विपरीत, जिसमें कमजोर लेकिन कुछ हद तक परिचित नियम थे जिनका वे उपयोग कर सकते थे। लिन मोयू ने शव को केवल एक तरफ रखा, फिर एक विद्युत नियम देवता क्रिस्टल निकाला और पूछा, शिक्षक, इसके बारे में क्या? इसकी जांच करने के बाद मेंग एनवेन और बाय युवान की आंखों में खुशी झलक उठी। बाय युवान ने कहा, वाह, एक विधि देवता क्रिस्टल। ये वास्तव में एक अच्छी बात है। हमारी पूरी मानव जाति में केवल बूढ़े आदमी के पक्ष में ही वायु तत्व के नियम का देवता क्रिस्टल है ना?
मेंग अनवेन ने कहा, हमारी नज़र में यह विधि देवता क्रिस्टल देवता के शव से भी अधिक मूल्यवान है। बूढ़े बाय और मेरे पास विद्युत तत्व की शक्तियां हैं। हम इस नियम देवता क्रिस्टल के माध्यम से कुछ समझ हासिल कर सकते हैं। यह अच्छी बात है। लिन मोयू भी मेंग अनवेन और बाय येयुवान की मदद कर पाने से खुश थी। इसके बाद लिन मोयू ने एक एक करके दोनों के लिए एक एक लो गॉड क्रिस्टल निकाला। वह यान कुआंगशेन के लिए भी एक रखेगा। लिन मोयू इन तीनों को हाथ भी नहीं लगाएगी। एक पहले ही स्वतः नष्ट हो चुका था, जिससे 6 ऐसे विमान बचे थे जिनका उपयोग किया जा सकता था। सही ढंग से उपयोग किए जाने पर एक लो गॉड क्रिस्टल उच्च श्रेणी के देवता के पूर्ण शक्ति वाले हमले के बराबर होता था। इसके अलावा उसके पास अभी भी 105 ठोस अग्नि देवता रक्तसार थे और विष देवता का शव था जिसमें न जाने कितना रक्तसार बचा था। और विष देवता का शव अंतिम तुरुप के पत्ते के रूप में। लिन मोयू को एहसास हुआ कि उसके पास तुरुप के पत्तों की एक बेतुकी संख्या है। अगर वह पूरी ताकत लगा दे तो बाय येयुवान जैसे भगवान स्तर के विशेषज्ञ भी उसके हाथों मारे जा सकते हैं। लिन मोयू की वापसी के आधे दिन बाद चेरी ब्लॉसम गार्डन के हवाई क्षेत्र में अचानक एक टेलीपोर्टेशन एरे प्रकट हो गया। लिन मोयू और बाय येयुवान टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर निकले और फिर तेजी से चेरी ब्लॉसम कंट्री की राजधानी की ओर उड़ गए। दोनों की ओर से हत्या का इरादा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इस बार वे मारने आए थे। ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन द्वारा एबिस राक्षसों के साथ की गई मिलीभगत ने लिन मोयू और बाय येयुवान दोनों के लिए सारी हदें पार कर दी थी। इस पर कोई दया नहीं दिखाएगा। बाय येयुवान ने पहले ही कहा था कि जो कोई भी राक्षसों के साथ मिलीभगत करता है वह मृत्यु का पात्र है। ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन चेरी ब्लॉसम कंट्री की राजधानी ईस्ट चेरी सिटी में स्थित था। चेरी ब्लॉसम कंट्री बहुत बड़ा नहीं था। टेलीपोर्टेशन सिस्टम से निकलने के बाद उन्हें ईस्ट चेरी सिटी के ऊपर आसमान तक पहुंचने में केवल 1 घंटा लगा। ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन के कमीनों, निकल जाओ यहां से। ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन के कमीनों, निकल जाओ यहां से। ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन के कमीनों, निकल जाओ यहां से। 3 बार चिल्लाते हुए बाय येयुवान की हत्या के इरादे से भरी आवाज पूर्वी चेरी शहर में गूंज उठी। बाय येयुवान की क्रोध भरी चीखों से पूरा पूर्वी चेरी शहर कांप उठा। ईस्ट चेरी सिटी में तुरंत ही अराजकता फैल गई। बड़ी संख्या में शीर्ष करियर धारक आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचे और जल्दी ही लिन मोयू और बाय येयुवान के आसपास जमा हो गए। चेरी ब्लॉसम कंट्री की राजधानी होने के नाते ईस्ट चेरी सिटी में न केवल देश के सबसे मजबूत पेशेवर थे, बल्कि उतनी ही शक्तिशाली संरक्षक सेना भी थी। सेना पहले से ही एकत्रित हो रही थी। उन पदाधिकारियों के कुछ बोलने से पहले ही बाय येयुवान ने गुस्से से फिर चिल्लाते हुए कहा, तुम सब नीचे उतर जाओ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ईश्वरीय आभा का विस्फोट हुआ, जिसने उन सभी उच्च स्तरीय करियर धारकों को नीचे दबा दिया जो अभी अभी आकाश में पहुंचे थे। सैकड़ों शीर्ष करियर धारक सदमे के भावों के साथ बुरी तरह जमीन पर गिर पड़े। जो आया वह वास्तव में ईश्वर तुल्य विशेषज्ञ था। लिन मोयू की आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाय येयुवान इतनी ताकतवर होगी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह लेवल 96 के बहुत करीब था, उच्च स्तरीय भगवान के स्तर से बस आधा कदम दूर था और किसी भी समय उस स्तर को पार कर सकता था। बाय येयुवान पहले इतनी शक्तिशाली नहीं थी। लिन मोयू ने अनुमान लगाया कि जियांग यी द्वारा दिए गए देवता की उंगली के टुकड़े के कारण ही बाय येयुवान ने इतनी प्रगति की। हे श्वेत ईश्वर, हमारी अनुचित स्वागत के लिए क्षमा करें। शहर से किसी के उठने की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। बाय येयुवान के आगमन ने अंततः चेरी ब्लॉसम कंट्री के देव स्तरीय विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया था। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर C507 अध्याय 507 507 अध्याय 507 आबे योमिची, 2 लोगों को उनके रास्ते पर विदा करते हुए। शू लिन मोयू ने नए आने वालों को अपने चेहरे पर गंभीर और घातक भाव के साथ देखा। बूढ़े यामामोटो, यहाँ शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपके चेरी ब्लॉसम राष्ट्र से कोई झगड़ा नहीं चाहता। बाय येयुवान की यह बात सुनकर यामामोटो नोजोमी ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि वह चेरी ब्लॉसम राष्ट्र के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए यहाँ नहीं है। भला इस हत्यारे देवता को उकसाने की हिम्मत कौन करेगा। गोभी राष्ट्र के साथ हुई घटना अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी।
बाय यीयुआन ने लगभग अकेले ही उनके राष्ट्र को नष्ट कर दिया था, जिससे उसे हत्यारा देवता के रूप में ख्याति प्राप्त हुई थी। गोबी राष्ट्र की घटना ने बाय यीयुआन की हत्यारे देवता की उपाधि को और मजबूत कर दिया और उन्हें विभिन्न राष्ट्रों के दिव्य स्तर के विशेषज्ञों के बीच एक वर्जित व्यक्ति बना दिया। शेनशिया साम्राज्य के दो सबसे सनकी व्यक्ति थे संहारक देवता बाय यीयुआन और पागल देवता यान कुआंगशिंग। जो भी उन्हें उकसाता उसका दुर्भाग्य निश्चित होता था, लेकिन उनके सामने बाय यीयुआन को हत्यारा देवता कहने की हिम्मत किसी की नहीं थी। सब उन्हें श्वेत देवता कहकर संबोधित करते थे। यामामोटो नोजोमी ने पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने श्वेत देवता को नाराज करने के लिए क्या किया है? मैं उनसे माफी मंगवाऊंगी और उनकी गलती सुधारूंगी। बाय यीयुआन ने यामामोटो नोजोमी की ओर बस एक नजर डाली और कहा, कोई जरूरत नहीं। उन्होंने मुझे नाराज नहीं किया और माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने रसातल के राक्षसों के साथ साजिश रची है और उन्हें मरना ही होगा। यामामोटो नोजोमी कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इसका कारण होगा। बाय यीयुआन को रसातल राक्षसों से गहरी नफरत थी। गोबी राष्ट्र के साथ हुई घटना भी रसातल राक्षसों के कारण ही हुई थी। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी एबिस डेमंस के साथ मिली भगत करेगी। श्वेत देवता, क्या आपके पास कोई सबूत है? यामामोतो नोजोमी ने आशा की आखिरी किरण से चिपके हुए बाय यीयुआन को समझाने की कोशिश करते हुए पूछा। बाय यीयुआन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या मुझे सबूत की जरूरत है? यामामोटो नोजोमी का चेहरा बेहद विकृत हो गया, उसकी आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। बाय यीयुआन ने चेरी ब्लॉसम राष्ट्र के सभी लोगों से पूर्ण और दबंग तरीके से कहा कि उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। भले ही चेरी ब्लॉसम नेशन इससे असहमत हो, लेकिन अब उन्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। वो हर मामले में अपनी मुट्ठियों से बोलता था। यामामोटो नोजोमी ने कुछ नहीं कहा। बाय यीयुआन के पास अब और इंतजार करने का धैर्य नहीं था। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देती हूँ। अगर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी नहीं आई, तो मैं नरमी नहीं बरतूंगी। चाहे वह कितना भी असभ्य क्यों न हो, यामामोतो नोजोमी यह बात अच्छी तरह जानती थी। अगर बाय यीयुआन पागल हो जाता, तो वह तर्क की बात नहीं सुनता। ये शेनशिया साम्राज्य नहीं था और यहाँ के लोग शेनशिया साम्राज्य से नहीं थे। बाय यीयुआन बिना किसी रोक टोक के काम कर सकती थी। यामामोटो नोजोमी ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का महल उधर है। चेरी ब्लॉसम राष्ट्र के लोगों और ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बीच बिना किसी विचार के यामामोटो नोजोमी ने सहज रूप से ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को धोखा देने का फैसला किया। बाय यीयुआन ने बस हंस दिया। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। यामामोटो नोजोमी ने जिस दिशा की ओर इशारा किया, वह साकुरागी शहर के बाहर पहाड़ों के नीचे थी, जहां एक विशाल हवेली थी। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का मुख्यालय साकुरागी शहर में नहीं, बल्कि शहर के बाहर स्थित था। पहाड़ सफेद बर्फ से ढके हुए थे, जबकि नीचे का इलाका पक्षियों की चहचहाट और सुगंधित फूलों से भरा हुआ था, एक सुखद जगह। ये लोग जगह का चुनाव करना बखूबी जानते हैं। बाय यीयुआन की आंखों में हत्या का भाव साफ झलक रहा था। यामामोटो नोजोमी को थोड़ी राहत महसूस हुई। इस बिंदु पर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने एबिस डेमंस के साथ मिलीभगत की थी या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सबूत क्या थे या क्या नहीं थे। भयानक हत्या के इरादे से भरी बाय यीयुआन ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के मुख्यालय की ओर उड़ गई। बर्फ से ढके पहाड़ लगातार कांपते और थरथराते रहे। पहाड़ों से बर्फ के बड़े बड़े ढेर हिमस्खलन की तरह नीचे आ गिरे। 3 आकृतियां आकाश में ऊपर की ओर उठी, जिनमें से प्रत्येक से दिव्य स्तर की आभा निकल रही थी। हालांकि चेरी ब्लॉसम राष्ट्र एक छोटा राष्ट्र था, फिर भी इसमें कुछ दिव्य स्तर के प्राणी मौजूद थे। हालांकि उनकी आभाएं बाय यीयुआन की तुलना में कहीं निम्न स्तर की थीं, जो अधिकतम 91 या 92 के स्तर तक ही पहुंचती थीं। वे सभी निम्न स्तर के दिव्य प्राणी थे, जिनमें केवल एक मध्य स्तर का दिव्य प्राणी था। ये लोग बाय यीयुआन को स्पष्ट रूप से पहचानते थे और उसे देखते ही उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। बाय यीयुआन ने उन पर बस एक नजर डाली, और उस एक नजर ने उन्हें एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करने दी। जैसे ही वे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के मुख्यालय के पास पहुंचे और ऊपर से नीचे देखा, तो हवेली में काफी लोग मौजूद थे।
चेरी ब्लॉसम नेशन में सबसे शक्तिशाली समाज होने के नाते ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के मुख्यालय में स्वाभाविक रूप से कुछ शक्तिशाली पेशेवर मौजूद थे। इनमें 80 से ऊपर के स्तर के 20 से अधिक शीर्ष स्तरीय पेशेवर शामिल थे। वे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के उच्च अधिकारी थे, जो आमतौर पर अभिमानी और प्रभावशाली होते थे। लेकिन अब बाय युवान की शक्ति के दमनकारी प्रभाव के आगे वे सभी ठंड में झींगुरों की तरह सहमे हुए थे। एबे योमिची, बाहर आओ। बाय युवान ने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के महल की एक इमारत पर गुस्से से देखा। इस इमारत में दिव्य आभा व्याप्त थी। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के नेता आबे योमिची अंदर मौजूद थे। लिन मोयू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। गुरुजी, इसके भीतर एक से अधिक दिव्य स्तर के प्राणी हैं। बाय युवान को इसकी परवाह नहीं थी। वास्तव में एक से अधिक बग हैं। एक व्यंग्यात्मक हंसी गूंजी और दरवाजा खुला, जिसमें से दो लोग कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकले। वे दोनों ही दिव्य स्तर के विशेषज्ञ थे और उनकी शक्लें एक जैसी थीं। बाय युवान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, एबे योत्सुकी, तुम भी यहाँ हो। आबे योमिची और आबे योत्सुकी जुड़वा भाई थे। उनकी शक्ल, सूरत, कद काठी, शारीरिक बनावट और यहाँ तक कि स्वभाव भी एक जैसे थे, जिससे उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता था। आबे योत्सुकी ने बाय युवान को देखा। उसकी निगाहें असामान्य रूप से ठंडी थीं, जैसी किसी इंसान की निगाहें नहीं होनी चाहिए। आबे योत्सुकी धीरे से हंसा, जिससे उसके नुकीले दांत दिखाई दिए। बाय युवान, तुमने मुझे दोबारा देखने की उम्मीद नहीं की थी, है ना? लिन मोयू का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ तो गड़बड़ है, वह इंसान नहीं है। उसने बाय युवान से फुसफुसाते हुए कहा, शिक्षक, इस लड़के में कुछ गड़बड़ है। बाय युवान ने सिर हिलाते हुए कहा, सचमुच कुछ गड़बड़ है। यह आदमी तो पहले ही मर चुका है और अब यह आबे योमिची का शिकिगामी बन गया है। लिन मोयू को आखिरकार समझ आ गया। अतीत में एबे योत्सुकी की हत्या बाय युवान ने की थी, लेकिन हत्या पूरी तरह से नहीं की गई थी और आबे योमिची ने अपने ही भाई को शिकिगामी में बदल दिया। शिकिगामी बनने के बाद वह अब इंसान नहीं रहा, बल्कि आधा इंसान आधी आत्मा वाला अस्तित्व बन गया। ओनम्योजी के पास एक ऐसी क्षमता होती है जो उन्हें हाल ही में मृत आत्माओं को, जो अभी तक विलीन नहीं हुई हैं, उनके शिकिगामी में परिवर्तित करने की अनुमति देती है। इस तरह वे दूसरे पक्ष को हमेशा के लिए नियंत्रित कर सकते हैं। कई ओनम्योजी अपने दुश्मनों से इसी तरह निपटते हैं, जो कि एक बेहद हानिकारक तरीका है। सामान्यतः शिकिगामी बनने के बाद व्यक्ति अपने जीवित रहने के दौरान की यादें या विचार बरकरार नहीं रख पाता है। लेकिन आबे योत्सुकी अलग थे। आबे योत्सुकी के मन में अपने जीवित रहते समय की यादें और नफरत अभी भी बरकरार थी, और वह बाय युवान से दिल से नफरत करता था। एबे योत्सुकी ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने मुझे मारा था, तब से जो दुश्मनी मेरे मन में है, उसे एबे योत्सुकी कभी नहीं भूलेगा। आज मैं उसका 10 गुना बदला लूंगा। ताजे फूलों की तलाश में। बाय युवान जोर से हंस पड़ी। तुम शिकिगामी बन गए हो? क्या तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है? सिर्फ तुम ही। आबे योत्सुकी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, बस ठंडी हंसी हंसता रहा। उसके बगल में आबे योमिची ने धीमी आवाज में कहा, लिन मोयू, तुम शेनशिया साम्राज्य के सबसे युवा दिव्य सेनापति हो, है ना? लिन मोयू अब एक प्रसिद्ध हस्ती बन चुके थे, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उन्हें न जानता हो। एबे योमिची ने आगे कहा, मेरे बेटे एबे योशिनो ने अपनी मृत्यु से पहले कुछ जानकारी भेजी थी। तुमने ही उसकी हत्या की थी, है ना? जनरल लिन, आपके पास मेरे बेटे की आत्मा को पूरी तरह से मिटाने का एक अनोखा तरीका है। आबे योशिनो आबे योमिची का पुत्र था। जैसा कि बाय युवान ने उसे रास्ते में बताया था, आबे योशिनो अकेले ये सब नहीं कर पाता। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 508। अध्याय 508। 508। अध्याय 508। लक्षित। आबे योमिची ने कार्रवाई शुरू की और 8 दिव्य स्तर के शिकिगामी एक साथ बाय युवान पर टूट पड़े। शिकिगामी का उच्चतम स्तर ओनम्योजी के स्तर से अधिक नहीं हो सकता। 93वें स्तर के ओनम्योजी के रूप में आबे योमिची के 8 शिकिगामी 92वें स्तर तक ही प्रशिक्षित थे। इनमें से विशेष शिकिगामी आबे योत्सुकी पहले ही 93वें स्तर पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा इसने अपने जीवनकाल की यादों को बरकरार रखा, जिससे इसकी युद्ध शक्ति अन्य 7 शिकिगामी की तुलना में कहीं अधिक हो गई। 8 प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते समय बाय युवान भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। शाओ यू, सावधान रहो।
बाय युवान चिल्लाया, उसका शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से भर उठा। लिन मोयू ने कहा, शिकिगामी को मारने का सबसे अच्छा तरीका उन्म्योजी को खत्म करना है। गुरुजी, मैं अबे योमिची को मारने जा रहा हूँ। अच्छा। बाय युवान को लिन मोयू की ताकत पर भरोसा था और उसने आगे कुछ नहीं कहा। बाय युवान एक उल्कापिंड की तरह गतिमान हुई और शिकिगामी से टकरा गई। तेंग स्नैक नामक एक शिकिगामी को हवा में उड़ा दिया गया, जबकि अमातेरासु नामक एक अन्य शिकिगामी, जो भेड़िए के आकार की थी और लपटों से ढकी हुई थी, ने बाय युवान को काट लिया। बाय युवान ने अपनी लोहे की मुट्ठी घुमाई और उसे हवा में उछाल दिया। एक बार जब बाय युवान ने लड़ना शुरू किया, तो वह पूरी तरह से उसमें जुट गया। उसकी लोहे की मुट्ठियों से हवा के झोंके और बिजली के सांप उड़ने लगे। उन्होंने अपनी क्षमताओं का सहजता से प्रदर्शन किया, जिससे उनकी अपार शक्ति का पता चलता है। अंतरिक्ष में भीषण कंपन हुई और झटके चारों ओर फैल गए। कई इमारतें ढह गईं, जिससे हवेली पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। अगर वह अवरोधक न होता, तो भूकंपीय तरंगे सकुरागी शहर के आधे हिस्से को नष्ट कर सकती थी। जब बाय युवान उत्साह से लड़ रही थी, तब लिन मोयू भी निष्क्रिय नहीं बैठी थी। वह तेजी से आबे योमिची की ओर उड़ गया। सभी जानते थे कि उन्म्योजी पेशा सम्मन के समान ही था, जिसमें उनकी अधिकांश युद्ध शक्ति उनके द्वारा बुलाए गए प्राणियों में केंद्रित थी। अपने द्वारा बुलाए गए प्राणियों के बिना उनकी युद्ध शक्ति बहुत कम थी। लेकिन लिन मोयू ऐसा नहीं सोचते थे, खासकर जब उन्हें 93वें स्तर के आबे योमिची का सामना करना था। वे सतर्क रहे। आबे योमिची के स्तर पर शिकिगामी के बिना भी उनके पास जबरदस्त युद्ध शक्ति थी। आबे योमिची ने लिन मोयू की ओर देखते हुए कहा, शेनशिया साम्राज्य के सबसे युवा दिव्य सेनापति, आपकी क्षमता अपार है। आप मेरे 9वें शिकिगामी बनने के योग्य हैं। उसने लिन मोयू की ओर इशारा किया, और प्रकाश की एक किरण उसकी ओर बढ़ी। प्रकाश अविश्वसनीय रूप से तेज था, लिन मोयू की प्रतिक्रिया समय से कहीं अधिक, और उसने उसे तुरंत ही प्रभावित किया। कंकालनुमा कवच चमक उठा और आधे सेकंड के भीतर चकनाचूर हो गया। फिर प्रकाश लिन मोयू पर पड़ा। अबे योमिची मुस्कुराया, मेरी आत्मा को ठीक करने वाले अभिशाप से ग्रसित होकर तुम्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह अटक गया। लिन मोयू अप्रभावित खड़ी रही, उस पर आत्मा को स्थिर करने वाले अभिशाप का कोई असर नहीं हुआ। असंभव, तुम ठीक कैसे हो सकते हो? एबे योमिची चिल्लाया। उसे यह नहीं पता था कि लिन मोयू की निष्क्रिय क्षमताएं इतनी असामान्य थी कि वह किसी भी असामान्य स्थिति से प्रतिरक्षित था। ये कौशल तो अंतारेस को भी चौंका देता, और आबे योमिची इसे समझ ही नहीं पा रहा था। लिन मोयू ने हंसते हुए कहा, आत्मा पर हमले मैं वो भी कर सकती हूँ। उसके हाथ में ज्वालाएं नाच उठी, और आत्मा की ज्वाला नीचे उतर आई। एबे योमिची चीखा, एक और कौशल का प्रयोग किया, और उसके पूरे शरीर पर मंत्र प्रकट हो गए। इन प्रतीकों को उन्म्योजी प्रतीक कहा जाता है, और ये उन्म्योजी के स्तर के साथ बढ़ते जाते हैं। इस समय आबे योमिची का शरीर मंत्रों से ढका हुआ था। उन प्रतीकों ने एक अदृश्य कवच का निर्माण किया, जो उसके शरीर और आत्मा की रक्षा करता था। लिन मोयू को आश्चर्य नहीं हुआ। एक दिव्य स्तर के विशेषज्ञ के रूप में आबे योमिची के पास स्वाभाविक रूप से सुरक्षात्मक कौशल थे। मृतकों की सेना प्रकट हुई और एबे योमिची की ओर उमड़ पड़ी। तीव्र तीव्रता से मौलिक विस्फोट हुए। अबे योमिची आश्चर्यचकित होकर अपनी कास्टिंग कला का प्रदर्शन जारी रखते रहे। उसके हाथों से मंत्रोच्चार के अक्षर निकले, जिससे पूरा महल रोशन हो गया। उस हवेली में ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के 100 से अधिक सदस्य मौजूद थे, जिनमें 80वें स्तर से ऊपर के 20 से अधिक शीर्ष स्तरीय पेशेवर शामिल थे। वे युद्ध देखकर स्तब्ध रह गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यह दिव्य स्तर का युद्ध उनकी पहुंच से परे था। इसी क्षण उनके पैरों के नीचे कुछ चिन्ह प्रकट हुए। कौशल उन्म्योजी फेट लॉक। एबे योमिची चिल्लाया, और मंत्रों ने सभी को उनकी जगह पर जकड़ लिया। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सदस्य घबरा गए, चीखने चिल्लाने लगे और छटपटाने लगे। राष्ट्रपति महोदय, यह क्या है? राष्ट्रपति महोदय, आप क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति महोदय, आप हमें क्यों कैद कर रहे हैं? जैसे जैसे जंजीरों ने उनकी शक्ति को सोख लिया, उनकी चीखें भय में बदल गईं। अगले ही पल, और अधिक मंत्रों की श्रृंखलाएं आकाश में उठी, और कोड़ों की तरह कंकालों को उड़ा ले गईं। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सदस्य कमजोर होते गए, जबकि रून की जंजीरें मजबूत होती गईं।
कंकालनुमा बर्बर योद्धाओं ने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश में अपनी कुल्हाड़ियों को घुमाया, लेकिन वे जंजीरें अविश्वसनीय रूप से मजबूत थीं। उसी समय आबे योमिची के शरीर पर बने प्रतीकों ने एक ढाल का निर्माण किया, जिसने कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों के हमलों को रोक दिया। दिव्य स्तर के विशेषज्ञों से निपटना कभी आसान नहीं होता, खासकर 93 स्तर के विशेषज्ञ से। शिकिगामी के बिना भी लिन मोयू ने उसे कम नहीं आंका। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सदस्य लगभग पूरी तरह से थक चुके थे, और मंत्रों की श्रृंखलाएं और भी मजबूत होती जा रही थीं। जंजीरें आबे योमिची के चारों ओर लिपट गईं, जिससे उसकी आभा अलग हो गई और कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों के लिए उस पर हमला करना मुश्किल हो गया। इन जंजीरों ने न केवल आबे योमिची की रक्षा की बल्कि कई स्केलेटन बरसेर्कर्स को भी जकड़ लिया। लिन मोयू को बांधने की कोशिश में और भी जंजीरें उसकी ओर उड़ती हुई आईं। ये बेकार है, तुम मेरे उन्मयोजी भाग्य के ताले को तोड़ नहीं सकते। इतने सारे बुलाए गए प्राणियों के बावजूद भी वे बहुत कमजोर हैं। उनकी संख्या चाहे कितनी भी हो, वे सिर्फ चींटियों के समान है। मैं जल्द ही तुम्हारे बुलाए गए प्राणियों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें एक शिकिगामी में बदल दूंगा। अबे योमिची की घृणा भरी आवाज गूंज उठी। लिन मोयू ने उसके बेटे की हत्या कर दी थी, और वह उससे बहुत नफरत करता था। लिन मोयू को शिकिगामी में परिवर्तित करके ही वह अपने बेटे की मौत का बदला ले सकता था। लिन मोयू कुछ नहीं बोला। उसने पहले ही मंत्रों की श्रृंखला की शक्ति का आकलन कर लिया था। उनकी रक्षात्मक क्षमता उनकी आक्रमण क्षमता से कहीं अधिक थी, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत बन गए थे। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सदस्यों के जीवन ने इन जंजीरों को और भी मजबूत बना दिया। उनकी आक्रमण क्षमता की बात करें तो वह प्रभावशाली नहीं थी। इतने कमजोर हमलों से लिन मोयू को मार गिराने का विचार एक सपना था। लिन मोयू ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए दो बड़े क्षेत्र की शक्तियों का प्रयोग किया। तारांकन कौशल, बुढ़ापे का अभिशाप। तारांकन 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 कौशल, विषैले तारे का विस्फोट। तारांकन तारांकन बैरियर लाल और हरे रंग की रोशनी से जगमगा रहा था। वृद्धावस्था के अभिशाप के तहत शिकिगामी की गति धीमी हो गई और उन्हें होने वाली क्षति में काफी वृद्धि हुई। बाय युवान दिल खोलकर हंसा, और उसके हमले और भी भयंकर हो गए। शिकिगामी और आबे योमिची हरे प्रकाश से घिरे हुए थे और जहर से लगातार नुकसान झेल रहे थे। आबे योमिची ने कहा, शाप देने की कला बेकार है। उसने कई मुहरें डाली, जिससे एक जटिल प्रतीक बना, कौशल निरस्त करो। उस कौशल के विस्फोट से उस पर और उसके शिकिगामी पर लगे अभिशाप दूर हो गए। वास्तव में दैवीय स्तर के विशेषज्ञों के विरुद्ध श्राप लगभग अप्रभावी थे। लिन मोयू सोच रहा था कि दिव्य स्तर पर पहुंचने के बाद उसके श्राप और भी शक्तिशाली हो जाएंगे या नहीं। हालांकि पॉइजन स्टार एक्सप्लोजन अभी भी काम कर रहा था। शापों को दूर करने के बाद आबे योमिची ने एक औषधि ली, जिससे उस पर और उसके शिकिगामी पर लगे जहर का असर तुरंत खत्म हो गया। आबे योमिची ने कहा, मैंने तुम्हारी सभी कलाओं में महारत हासिल कर ली है। शाप और जहर, हालांकि दुर्लभ हैं, उनका प्रतिकार किया जा सकता है। ये बेकार है, अभी आत्मसमर्पण कर दो। लिन मोयू ने हंसते हुए कहा, मुझे निशाना बनाया गया है। उनकी प्रसिद्धि के कारण उनके कौशल सर्वविदित हो गए थे और उनका मुकाबला भी किया जाने लगा था। लेकिन उनकी सभी प्रतिभाओं के बारे में जानकारी नहीं थी। उदाहरण के लिए, मौलिक लिच प्रकट हुए। कंकालों के पैरों के नीचे आभाएं प्रकट हुई। जहर पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आ गया। इस बार, ये जहर पॉइजन लिच का जहर था, जो लिन मोयू के पॉइजन स्टार एक्सप्लोजन से भी अधिक शक्तिशाली था। बिजली चमकी और शिकिगामी और आबे योमिची को जा लगी। आबे योमिची चौंक गया, ये कौन सी कला है? मुझे इसके बारे में पता नहीं है। जादुई मंत्रों की जंजीरें बिजली से डरती हुई प्रतीत हुई और उसके हमले से तुरंत टूट गईं। आबे योमिची ने ठंडे स्वर में कहा, एक ओन्म्योजी के खिलाफ बिजली का इस्तेमाल करना। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। उसने तुरंत मुहरें लगाईं, और मंत्र उड़कर बाहर निकले, सुसानु को बुलाओ। सुसानु चेरी ब्लॉसम राष्ट्र की लोककथाओं में एक शक्तिशाली शिकिगामी है, जो बिजली को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है। आकाश में एक विशाल छाया प्रकट हुई, एक शिकिगामी जिसके माथे पर बिजली का निशान था। इसका केवल ऊपरी शरीर ही था, जो मानव शरीर से मिलता जुलता था। चेरी ब्लॉसम नेशन की लोककथाओं में सुसानु के निचले शरीर को सांप के रूप में दर्शाया गया है। सुसानु प्रकट हुआ, लिन मोयू को देखा और उस पर बिजली गिरा दी।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 509 अध्याय 509 509 अध्याय 509। यदि अगली बार ऐसा हुआ तो सकुरा देश दुनिया से मिट जाएगा। तारांकन। पुस्तक बिजली की चमक से जगमगा उठी। लिन मोयू के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, वह शांत और संयमित थी। उसने तिरस्कार के भाव से सुसानु की ओर देखा। ये आदमी गड़गड़ाहट के देवता की तुलना में तो ये 1,00,000 मील दूर है। सुसानु उत्तेजित प्रतीत हुआ और उसने क्रोधित होकर बिजली गिरा दी। लेकिन यह व्यर्थ था। लिन मोयू विद्युत तत्व से पूरी तरह अप्रभावित थी और उसने हमले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सुसानु असहायता के भाव से हवा में गायब हो गई। अबे येनरी एक बार फिर स्तब्ध रह गया, इतना स्तब्ध कि वह सुन्न हो गया। ये किस तरह का राक्षस है? उन्हें लगा कि लिन मोयू रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे समझना मुश्किल है। पहली बार उसे इस बात पर संदेह हुआ कि लिन मोयू को मारने और उसे शिकिगामी में बदलने की उसकी योजना सफल होगी या नहीं। उसने लिन मोयू के कौशल को निशाना बनाते हुए कई तरह की व्यवस्थाएं की थीं, लेकिन लिन मोयू ने उसे बार बार चौंका दिया, जिससे उसकी हर व्यवस्था निष्प्रभावी हो गई। अचानक बाय युवान की गहरी आवाज हवा में गूंजी, बच्चे, क्या तुम्हारा मजा पूरा हो गया? जल्दी करो और इसे खत्म करो। लिन मोयू ने देखा तो पाया कि बाय युवान पर जरा भी दबाव नहीं था। दिव्य स्तर से ऊपर प्रत्येक स्तर भिन्नता की एक अलग दुनिया है। बाय युवान लेवल 96 से सिर्फ आधा कदम दूर थी, इसलिए लेवल 91 और 92 के इन शिकिगामी से निपटना उसके लिए बहुत आसान था। लिन मोयू जानती थी कि बाय युवान सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन उसने काफी कुछ देख लिया था। उसे ओन्म्योजी के कौशल की मोटी मोटी समझ थी। लिन मोयू ने इस मामले को अब तक इसलिए खींचा था ताकि वह ओन्म्योजी के कौशल को देख सके। अब जब उसने वह सब देख लिया था जो उसे देखना था, तो इसे समाप्त करने का समय आ गया था। अचानक उसकी हथेली चमक उठी। किसी दिव्य स्तर के विशेषज्ञ से व्यवहार करते समय उचित सम्मान की आवश्यकता होती थी। आदिम प्रतीक तेजी से चमक रहा था। अबे येनरी तुरंत सतर्क हो गया। वह जानता था कि लिन मोयू के पास आदिम प्रतीक है, लेकिन वह उस कौशल के विशिष्ट प्रभावों को नहीं जानता था। लेकिन प्रत्येक आदिम प्रतीक शक्तिशाली था और उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए था। इसके प्रभाव को न जानते हुए वह इसका मुकाबला नहीं कर सका और केवल इसके आने पर ही प्रतिक्रिया दे सका। स्ट्रॉन्ग सोल्जर स्किल सक्रिय हो गई और मरे हुए सैनिकों की सेना तुरंत कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गई। मूल रूप से मंत्रों की जंजीरों से बंधे कंकालनुमा योद्धाओं ने अब अपनी कुल्हाड़ियों को घुमाया और आसानी से जंजीरों को तोड़ दिया। न केवल कंकालनुमा योद्धा, बल्कि वे जंजीरें भी टूट गईं जो मौलिक विस्फोटों और तीरों का सामना कर सकती थीं। इस हमले में कम से कम 5 गुना वृद्धि हुई है। अबे येनरी के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। जंजीरों को तोड़ना उनके लिए नुकसान पहुंचाने की शक्ति का प्रतीक था। ओन्म्योजी जादूगर वर्ग से संबंधित थे, जिनकी शारीरिक क्षमताएं कमजोर थीं और योद्धाओं की तुलना में उनकी रक्षा क्षमता काफी कम थी। हमलावर मरे हुए सैनिकों की सेना का सामना करते हुए अबे येनरी ने तुरंत कई हस्त मुद्राएं बनाई। उसके हाथ से एक विशाल मंत्र निकला और बाय युवान पर हमला कर रहे 8 शिकिगामी एक साथ गायब हो गए और तुरंत आबे येनरी के बगल में प्रकट हो गए। कौशल शिकिगामी फ्यूजन। अंतिम सम्मन। वह प्रतीक चिन्ह एक विशाल आकृति में परिवर्तित हो गया, जिसके प्रत्येक कोने पर 8 शिकिगामी खड़े थे। अबे येनरी गठन के केंद्र में खड़े थे। उस संरचना का केंद्र किसी दूसरे आयाम का मार्ग खोलता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे एक भयावह आभा निकल रही थी। मृतकों की सेना ने उस सैन्य संरचना पर हमला किया, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत और अडिग थी। यहां तक कि कंकालनुमा उन्मादियों के विस्फोटक कौशल से भी केवल मामूली कंपन ही हुआ, जो इसे नष्ट करने में असमर्थ था। दिलचस्प। बाय युवान ने लिन मोयू से संपर्क किया और कहा, मैंने सुना है कि सेकुरा देश में ओन्म्योजी की सर्वोच्च क्षमता पौराणिक शिकिगामी यामाता नो ओरोची को बुला सकती है। लिन मोयू ने सुसानु जैसी प्रसिद्ध शिकिगामी यामाता नो ओरोची के बारे में सुना था, लेकिन यामाता नो ओरोची सुसानु से कहीं अधिक मजबूत थी। इसे बुलाना ही ओन्म्योजी का अंतिम लक्ष्य था। साकुरा देश के इतिहास में केवल 2 ओन्म्योजी ने ही इस कौशल में महारत हासिल की थी। जाहिर तौर पर आबे येनरी तीसरे व्यक्ति बन गए थे। यामाता नो ओरोची की आभा और भी प्रबल हो गई। अबे येनरी ने कहा, एक बार आह्वान शुरू हो जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता।
बाय युवान, लिन मोयू, यामाता नो ओरोची का भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। आकृति के केंद्र में एक नीली आंख दिखाई दी, जिसके बाद धीरे धीरे एक विशाल सांप का सिर उभरने लगा। लिन मोयू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे यह माहौल पसंद नहीं है। यामाता नो ओरोची की आभा न केवल ठंडी थी बल्कि उसमें एक दुर्गंध भी थी, जिसने लिन मोयू को शवलोक की गंध की याद दिला दी। उसके हाथ में विष देवता का रक्त प्रकट हुआ, जिससे हरी रोशनी निकली और विष लिच ने उस आह्वान का जवाब दिया। जब लिन मोयू ने विष के देवता का रक्त निकाला तब तक बाय युवान बहुत दूर भाग चुकी थी। ये विष कोई मजाक नहीं था। प्रकट होते ही विषैला लिच हरे प्रकाश में परिवर्तित हो गया और चुपचाप विस्फोट करते हुए सम्मन फॉर्मेशन की ओर तेजी से बढ़ा। यामाता नो ओरोची का आधा उभरा हुआ सिर दर्द भरी चीख के साथ तेजी से अंदर चला गया। बुलाने की प्रक्रिया तुरंत बाधित हो गई। अबे यिनरी एक बार फिर हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? उसके सारे विचार वहीं आकर रुक गए, क्योंकि उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वह पहले से ही जहर से घिरा हुआ था, उसका शरीर तेजी से सड़ रहा था। हालांकि वह 93वें स्तर का मध्यस्तरीय देवता था, लेकिन उसका जादूगर शरीर बहुत कमजोर था। अन्य दिव्य जादूगरों के विपरीत, जो ढाल बनाकर संभवतः बच सकते थे, वह विष के संपर्क में आते ही क्षय होने लगा और पीड़ा से चीखने लगा। उसके हाथ हड्डियों में तब्दील हो गए, जो बाद में गलने लगे। विष देवता का विष कोई मजाक नहीं था। बाय युवान को भी इससे निपटने में मुश्किल होती, तो उसकी तो बात ही छोड़ो। न केवल आबे यिनरी जहर से ग्रसित हो गए, बल्कि उनके 8 शिकिगामी भी उसमें लिप्त गए। शिकिगामी की चीखें लगातार जारी थीं, स्पष्ट रूप से वे बहुत दर्द में थे। लिन मोयू ने एक नजर डाली, ये जानते हुए कि परिणाम तय हो चुका था। शिक्षक, मुझे खेद है कि मैं आपको यामाता नो ओरोची से मिलने नहीं दे सकी। बाय युवान दिल खोलकर हंसी, मैंने इसे पहले ही देख लिया है। ये बस एक 95वें स्तर का राक्षस है, खूंखार घोंघे जितना अच्छा नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। असंख्य लड़ाइयों का अनुभव रखने वाले बाय युवान की दृष्टि बहुत पैनी थी। वो एक नजर में ही समझ गया कि उन्म्योजी का तथाकथित परम शिकिगामी केवल एक 95वें स्तर का राक्षस था, जो उसके ध्यान देने योग्य नहीं था। उनकी नजर में उन्म्योजी का तुरुप का पत्ता कोई खास चीज नहीं थी। जैसे ही जहरीली गैस का प्रभाव कम हुआ, लिन मोयू ने तुरंत मरे हुए सैनिकों की सेना को अवरोध पर हमला करने का आदेश दिया। बाय युवान ने भी पलटकर कुछ मुक्कों से उस अवरोध को तोड़ दिया। बैरियर के बाहर यामामोटो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने उस अवरोध को देखा, उसे पता चल गया कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने वास्तव में रसातल के राक्षसों के साथ मिलीभगत की थी। सामान्यतः एक मनुष्य होने के नाते उसे तुरंत बाधा तोड़कर बाय युवान की मदद करनी चाहिए थी, ताकि वह ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को नष्ट कर सके। लेकिन अंदर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी थी, जो साकुरा देश की सबसे शक्तिशाली संस्था थी। वह सकुरा देश के दिव्य स्तर के विशेषज्ञ भी थे। जैसे ही वह हिचकिचाया, बाधा टूट गई। लड़ाई 5 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई। बहुत तेज। बाय युवान ने यामामोटो की ओर ठंडी निगाहों से देखा और कहा, बूढ़े यामामोटो, आबे यिनरी मर चुका है। आज से ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी आधिकारिक तौर पर भंग हो चुकी है। अगर अगली बार ऐसा हुआ, तो न सिर्फ ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी दुनिया से मिट जाएगी, बल्कि तुम्हारा साकुरा देश भी। इतना कहकर बाय युवान और लिन मोयू उड़ गईं। जहरीली गैस से घिरे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के महल को देखते ही यामामोटो के चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। इसी समय सकुरा देश के 3 दिव्य स्तर के विशेषज्ञ उड़कर आए और यामामोटो से स्थिति के बारे में पूछा। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी के भाव झलक रहे थे। बाय युवान आई, हत्या की और चली गई, और वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन वास्तविकता में उनकी ताकत बाय युवान की तुलना में कहीं कम थी, और वास्तव में उन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। इस जगह को सील कर दो। किसी को भी पास मत आने दो। यहाँ का जहर बहुत ही भयानक है। बाय युवान ने जहर का इस्तेमाल कब से शुरू किया, और वह भी इतना शक्तिशाली जहर, कौन जाने। किलिंग गॉड नाम यूं ही नहीं पड़ा है। सभी को बता दो कि बाय युवान या लिन मोयू को उकसाना नहीं चाहिए। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को भंग करो और पता लगाओ कि रसातल के राक्षसों के साथ किसने मिलीभगत की थी। उन सभी को मार डालो और सूची दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य को भेज दो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें।
विनाशकारी जादूगर। सी 510। अध्याय 510। 510। अध्याय 510। दिव्य पत्थर कालकोठरी मिलान कार्यक्रम तारांकन। बाय युवान और लिन मुयु द्वारा जबरन सकुरा देश की राजधानी में घुसकर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के मुख्यालय को नष्ट करने की खबर तेजी से फैल गई, जिससे भारी हंगामा मच गया। कुछ लोगों का मानना था कि बाय युवान बहुत ही मनमानी कर रही थी और बिना कोई सबूत पेश किए ही कार्रवाई कर रही थी, जिसे साकुरा देश के लिए एक करारा अपमान माना गया। उन्होंने बाय युवान की हरकतों को डिवाइन समर एम्पायर तक पहुंचा दिया और उस पर भी उतनी ही मनमानी और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया। हालांकि कई अन्य लोगों ने बाय युवान के कार्यों का समर्थन किया। उनका मानना था कि रसातल राक्षसों के साथ मिलीभगत करने वाले किसी भी व्यक्ति को दया का पात्र नहीं माना जाना चाहिए। अंततः सभी को ये स्वीकार करना पड़ा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बाय युवान के पास शक्ति थी, और दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के पास भी, जिससे किसी की भी आवाज विरोध करने की हिम्मत नहीं बची। यहां तक कि साकुरा देश ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की, स्पष्ट रूप से इस हार को चुपचाप सहने का विकल्प चुना। कमजोर होने के कारण उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। श्वेत देवता के प्रांगण में लिन मुयु ने बाय युवान और मेंग अनवेन को चाय परोसना जारी रखा। शिक्षक, साकुरा देश और हमारे दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के बीच संबंधों के बारे में। बाय युवान ने लिन मुयु की बात काटते हुए कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मेंग अनवेन ने आगे कहा, साकुरा देश हमसे युद्ध करने की हिम्मत नहीं करेगा। बाय युवान ने कहा, उन लोगों की ताकत सीमित है। अगर मुझे एक दिन गुस्सा आ गया तो मैं उन्हें अकेले ही खत्म कर सकता हूं। लिन मोयू जानती थी कि बाय युवान में वास्तव में वह क्षमता थी। मेंग अनवेन हंसते हुए बोली, बड़ाई करना बंद करो। जब तक बूढ़ा आदमी दखल नहीं देता, तुम साकुरा देश को नष्ट नहीं कर सकते। लिन मोयू ने हैरानी से पूछा, क्या साकुरा देश में कोई छिपे हुए विशेषज्ञ है? मेंग अनवेन ने समझाया, एक है। साकुरा देश के पैतृक मंदिर में विचार के देवता हैं। एक बार जागृत होने पर ये थोड़े समय के लिए 98वें स्तर के देवता की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आधे स्तर के पारलौकिक देवता से ठीक एक कदम नीचे है। लिन मोयू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल कभी क्यों नहीं किया? मेंग अनवेन ने हंसते हुए कहा, यह उनका तुरुप का पत्ता है, जिसका इस्तेमाल हल्के में नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक सक्रियण के बाद ठीक होने में कम से कम 10 साल लगते हैं, और ये तब है जब पैतृक मंदिर और साकुरा देश बरकरार रहें। लिन मोयू ने पूछा, ये हर बार कितनी देर तक जाग सकता है? बाय युवान ने उत्तर दिया, प्रत्येक जागृति केवल 24 घंटे तक चलती है। 24 घंटे काफी लंबा समय होता है, जो कई काम करने के लिए पर्याप्त है, जैसे कि दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य में भारी तबाही और जानमाल का नुकसान करना। दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य में केवल अर्थ स्तरीय पारलौकिक देवता ही इसे रोक सकते थे। ये साकुरा देश का आत्मविश्वास था। बाय युवान के कठोर शब्दों के बावजूद वह वास्तव में उन्हें नष्ट नहीं कर सका। लिन मोयू को उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे देश के पास ऐसा तुरुप का पत्ता होगा। हालांकि इस पत्ते का इस्तेमाल केवल बेहद मुश्किल हालात में ही किया जाएगा। विचार का देवता लिन मोयू द्वारा पवन और गर्जन सागर में सामना किए गए दिव्य आत्मा के समान था, जो विशाल विचारों के अभिसरण से निर्मित था। इन देवताओं की शक्ति विचारों की मात्रा और गुणवत्ता पर निर्भर करती थी। देवदूत आत्माएं विचार के कमजोर देवताओं में शुमार थी। साकुरा देश में कम से कम करोड़ों लोग थे, जो कि पवित्र धर्मपीठ की आबादी से कहीं अधिक थे। सदियों के संचय ने उनके विचार के देवता को उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली बना दिया था। लिन मोयू ने पूछा, क्या हमारे पास विचार का कोई देवता है? मेंग अनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमारा दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता। बाय युवान ने कहा, हमने एक बार कोशिश की थी, लेकिन एक पूर्वज ने संदेश छोड़ा था कि यह दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हमने इसे बंद कर दिया। यहां तक कि हमारे पास जो मूर्तियां थीं, उन्हें भी हटा दिया गया। लिन मोयू को यह अजीब लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली बार उसे एंटारेस से और भी सवाल पूछने थे। अचानक उनके संचार उपकरण एक साथ बजने लगे और उन्हें एक संदेश प्राप्त हुआ। लिन मोयू ने इसे पढ़ा और बुदबुदाई, दिव्य पत्थर का कालकोठरी, यह क्या है? मेंग अनवेन ने आह भरी, समय कितनी जल्दी बीत जाता है, 10 साल बीत चुके हैं। बाय युवान ने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कहा, दिव्य पत्थर का तहखाना हर 10 साल में खुलता है।
सेना लोगों को इसे जीतने के लिए आमंत्रित करती है और इसके बदले में अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। लिन मोयू ने रुचि दिखाई। डिवाइन स्टोन डंजन काफी प्रभावशाली लग रहा था। बाय युवान हंसते हुए लिन मोयू के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, ज्यादा उम्मीद मत रखो। ये कालकोठरी तुम्हारे लिए नहीं है। मेंग एनवेन ने समझाया, पुरस्कार गौण है। कालकोठरी जटिल है और लड़ाइयां भीषण हैं, जो नए खिलाड़ियों के लिए एक वास्तविक युद्ध परीक्षा के रूप में काम करती है। यह एक प्रतियोगिता है, लेकिन आपको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, कालकोठरी पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं। लिन मोयू ने पूछा, कौन कौन भाग लेगा? मेंग एनवेन ने उत्तर दिया, ज्यादातर सैन्यकर्मी हैं, क्योंकि कालकोठरी पर सेना का नियंत्रण है। इनके अलावा प्रत्येक प्रमुख परिवार एक या दो सदस्यों की सिफारिश कर सकता है। लिन मोयू ने सोचा, वे टीमें कैसे बनाते हैं? सभी प्रतिभागी प्रतिभाशाली, स्वाभिमानी और अडिग थे। टीमें बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बाय युवान मुस्कुराए और बोली, यह एक एकल कालकोठरी है, इसमें टीम की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये भी भाग ले सकती है। लिन मोयू की आंखें चमक उठी। उसने निंग यी को लंबे समय से नहीं देखा था। उसने उससे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। वह जानता था कि वह शायद विशेष प्रशिक्षण ले रही होगी, जो बड़े परिवारों में आम बात है। मेंग एनवेन ने सहमति जताते हुए कहा, यी के जाने की संभावना है। निंग ताइरान लंबे समय से डिवाइन स्टोन डंजन के अंतिम पुरस्कार की लालसा रखता है। लिन मोयू उत्सुक थी, आखिरी इनाम क्या है? मेंग एनवेन ने कहा, आधा प्रतिभा का दिव्य पत्थर। तुम्हारे पास पहले से ही एक पूरा पत्थर है, इसलिए यह आधा तुम्हारे लिए बेकार है। क्या आधे पत्थर का इस्तेमाल किया जा सकता है? लिन मोयू असमंजस में थी। पूरे पत्थर के चमत्कारी प्रभाव होते हैं, तो आधे का क्या? मेंग एनवेन ने पुष्टि की, हाँ, लेकिन इसका प्रभाव काफी कम हो जाता है। प्रतिभा जागृत होने की संभावना केवल 30% होती है। एक पूर्ण पत्थर प्रतिभा जागृति की गारंटी देता था। आधे पत्थर से, पूरक विधियों के साथ भी, केवल 30% संभावना थी। यह अनुचित लग रहा था, लेकिन 1% संभावना भी मूल्यवान थी। बाय युवान मुस्कुराए और बोली, पुरस्कारों और प्रतियोगिता के अलावा कालकोठरी का एक और उद्देश्य भी है। उन्होंने रहस्यमय लहजे में कहा, ये बड़े परिवारों के युवाओं के लिए एक तरह का विवाह संबंध निर्धारण कार्यक्रम भी है। लिन मोयू दंग रह गया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। इन युवा प्रतिभागियों में केवल कालकोठरी पर विजय प्राप्त करने वाले ही नहीं, बल्कि कई अन्य प्रमुख परिवारों के लोग भी शामिल थे। ये युवा, जो आमतौर पर गर्वित और अलग थलग रहते हैं, आपस में बातचीत करते थे और कभी कभी दोस्ती या यहाँ तक कि रोमांटिक रिश्ते भी बना लेते थे। समय के साथ, यह आयोजन एक साधारण सभा से विकसित होकर विवाह संबंध स्थापित करने वाले कार्यक्रम में बदल गया। कालकोठरी खुलने में 10 दिन बाकी थे। आमंत्रित अतिथि होने के नाते, उन तीनों को कोई जल्दी नहीं थी। कालकोठरी मूल युद्ध क्षेत्र में स्थित चौथे किले के पास थी। मेंग एनवेन उन्हें कुछ ही मिनटों में वहां टेलीपोर्ट कर सकती थी। उन्होंने 7 दिनों में रवाना होने का फैसला किया। शिया जिंग अकादमी का तहखाना हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। सैकड़ों से लेकर हजारों लोग बाहर इकट्ठा होते थे, टीमें बनाते थे या सामान बेचते थे। छात्र विश्राम करने और कक्षाओं में भाग लेने के अलावा अपना अधिकांश समय यहीं बिताते थे। लिन मोयू टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से पहुंची, जिससे सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। लिन मोयू असहाय महसूस कर रही थी। प्रसिद्धि के अपने नकारात्मक पहलू भी होते हैं। लिन जूनियर, एक मधुर आवाज सुनाई दी। लिन मोयू ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्कार सीनियर शू। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें।